शाहीना की चीख सुनकर हाजरीन महल एकदम से सन्नाटे में आ गए। औरतों के कहकहे खुट गए, मर्दों की सरगोशियां रुक गईं। सबके सब चौंक कर गुलाब की क्यारियों की जानिब देखने लगे। बागीचे में रंग बरंगे कुमकुमों के अलावा फोकस लाइट्स का भी माकूल इंतजाम था, लेकिन गुलाब की क्यारियां कोठी के बाईं जानिब थीं। फोकस लाइट्स के जाविये खाने की मेज़ों तक महदूद थे, इसलिए जहां से चीख की आवाज़ सुनाई दी थी वहां नीम तारीकी थी। रोशनी में खड़े होकर देखने से वो हिस्सा बिल्कुल ही तारीक हो जाता था। एक नौजवान लड़की की चीख सुनकर चंद मनचले नौजवान फौरन ही उधर दौड़ते चले गए। चंद बूढ़ों ने भी वहां तक पहुंचने में तेजी दिखाई, मगर औरतें जरा सहम गई थीं। खुश रंग गुलाबों के मौतर माहौल में भी अगर कोई लड़की दहशत से चीख मारे तो वो जगह औरतों के लिए आसेब ज़दा बन जाती है। लिहाजा वो औरतें सहम सहम कर और सोच सोच कर आगे बढ़ रही थीं। उसी वक्त शाहीना के डैडी जफ़र अली की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद मुलाजिमों से कह रहे थे, चलो जल्दी करो, इसे उठाकर मेरे बेडरूम में ले जाओ। शाहीना को क्या हो गया है? किसी ने पूछा। शाहीना को कुछ नहीं हुआ, समर बेहोश हो गया है। वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है, यहाँ डॉक्टर अंसारी मौजूद हैं। समर हेहत की बेहोशी का इल्म हुआ तो कितनी ही जवान लड़कियों के दिल से आहें निकल गईं। वो एक खूबरू, खुशगुफ्तार और सेहतमंद नौजवान था। अगर ऐसा ना होता तब भी लड़कियां आहें भरतीं, क्योंकि वो सेहतमंद होने के अलावा दौलतमंद भी था। कई कोठियां और दुकानें जायदाद की सूरत में फैली हुई थीं। बैंकों में बेहिसाब रुपए थे। इतने रुपए के सामने लाकर रख दिए जाते तो वो उन्हें गिनते गिनते गिनती भूल जाता। और ये सब कुछ 5 दिनों के बाद समर हयात को विरसे के तौर पर मिलने वाला था। लिहाजा इस वक्त सबकी ज़बान पर 2 ही बातें थीं, समर हयात की बेहोशी और मरहूम बाप की वसीयत, जो 5 दिनों के बाद सुनाई जाने वाली थी। बेहोशी के मुतालिक वो लड़कियां बातें कर रही थीं जो समर हयात को अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाने में नाकाम रही थीं। ऐसी बात नहीं थी कि समर हयात ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी थी। वो तो बहुत ही खुश मजाक और खुश इखलाक था। खूबसूरती औरतों में हो या फूलों में, वो साहिब नज़र उसकी कदर करता था। महफिलों में जाने महफिल और तन्हाइयों में जाने तन्हाई था। कितनी ही महजबीनों की तन्हाइयों का रास्तार बन चुका था, लेकिन शादी उसकी चढ़ थी। जहां इस मरहले पर बात पहुंचती वो फौरन ही बेहोश हो जाता था। पहले पहल लड़कियों ने और समर हयात के दोस्तों ने यही समझा कि वो बेहोशी का बहाना करता है। सोचने की बात थी कि वो लड़कियों से इश्क करता था, उनके साथ ज़िंदगी के बहुत से तूफ़ानी लम्हात गुजारता था, और जब उनमें से कोई शादी के लिए मचल जाती तो वो हाँ या ना में जवाब देने से पहले ही बेहोश हो जाता था। ये एक खुली मक्कारी थी। कौन यकीन कर सकता था कि वो सचमुच बेहोश हो जाता है? मगर अब सभी यकीन करने लगे थे, क्योंकि बात सिर्फ बेहोशी तक महदूद होती तो वो फ्रॉड समझा जाता। लेकिन इसके आगे भी एक बात थी। वो कुछ देर बाद होश में आ जाता था, लेकिन उसके बाद उसके दोनों पांव जांग से एड़ी तक फालिज ज़दा मरीज की तरह सुन्न हो जाते थे। पहले पहल इसे भी फरेब समझा गया, मगर कई काबिल डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया और तस्दीक कर दी कि उसके पांव वाकई बेकार हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए ही दोबारा हरकत में लाए जा सकते हैं। इतना दमखम किस में है जो जानबूझकर बिजली के झटके खाए और मुंह से उफ ना करे। जिस्म का जो हिस्सा बेहिस हो जाए, मुर्दा पड़ जाए, वही बिजली की लहरों को रफ्ता रफ्ता कबूल करता है। जिन्हें शुबा था वो अपनी आंखों से देख चुके थे कि मखसूस वक्फे से बिजली के झटके खाने के बाद उसकी दोनों टांगों में दोबारा तवानाई आ जाती थी और वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता था। समर हयात की इस अजीब व गरीब बीमारी से सभी वाकिफ हो चुके थे। लड़कियां अपने दिल पर पत्थर रख लेती थीं, मगर उससे शादी की दरख्वास्त नहीं करती थीं। अब समर हयात भी किसी नई लड़की से राब्ता बढ़ाता तो पहले ही उसे समझा देता कि शादी का ख्याल दिल में न लाना। मुझे बीवी के रिश्ते से नफरत है। जिसे बीवी बनने का खप्त हो वो मेरे करीब आने से पहले ही दूर हो जाए तो बेहतर है। ये बात उसने शाहीना को भी समझाई थी। शाहीना हसीन भी थी और सहीन भी। उसने सोचा कि बीवी बनना ज़रूरी नहीं है। वो महबूबा बनकर भी अपने दौलतमंद महबूब को अपनी मुट्ठी में रखेगी और दूसरी लड़कियों को उसके करीब नहीं आने देगी। वो अपने फैसले पर पिछले 1 साल से अमल करती आ रही थी। फिर समर हयात के वालिद खिज़र हयात का इंतकाल हो गया। 40 दिन पूरे होने के बाद उनका वकील समर हयात को उनकी वसीयत पढ़कर सुनाने वाला था। वो अपने बाप का अकलौता बेटा था। जाहिर था कि सारी जायदाद और नकद रकम उसी के हिस्से में आने वाली थी। ऐसे में जितनी चचाजात और फूफीजात, खालाजात, मामूजात बहनें थीं, करीबी रिश्ते की या दूर के रिश्ते की, सभी उसके करीब मंडलाने लगी थीं। ये देखकर शाहीना बौखला गई। समर हयात भंवरा था। न जाने वो किस फूल पर जा बैठे। ये सोचकर उसने फौरन ही अपनी सालगिरह की पार्टी दे दी।
पता नहीं उसकी पैदाइश का दिन कौन सा था। उसके वालिदैन ने कहा कि मरहूम का 40वां करीब आ रहा है, इससे पहले कि वसीयत पढ़कर सुनाई जाए और इससे पहले कि कोई लड़की उस रईसजादे से लिफ्ट हासिल करे, शाहीना को सालगिरह मनाना चाहिए और इस बहाने समर हयात को अपने यहाँ बुलाकर किसी तरह शादी के लिए कायल करना चाहिए। रात के 10 बजे शाहीना ने उसे फ़ोन किया। उस वक्त समर हयात अपने बंद कमरे में अपने वालिदे बुजुर्गवार की मौत का गम गलत करने के लिए विस्की पी रहा था और उसकी एक कज़न उसके जानों पर सर रखे उसके गम में बराबर की शरीक होने का दावा कर रही थी। समर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, इस वक्त मुझे कोई परेशान ना करे, मैं रो रहा हूँ। हेलो समर, मैं भी यहाँ रो रही हूँ। तुम्हारे डैडी कितनी खूबियों के मालिक थे, बहुत सी खूबियों के मालिक थे। यही वजह है कि जितनी लड़कियों के फ़ोन आते हैं वो सब रोती हुई सुना देती हैं। मेरे प्यारे डैडी, उन लड़कियों के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। समर, मैं तुम्हारे लिए सचमुच उदास हूँ। कल मेरी सालगिरह है। देखो, मैं भी तुम्हारे गम में शरीक हूँ। क्या तुम मेरी खुशी में शरीक नहीं होगे? मैं इस खुशी में तुम्हारा गम गलत करने का माकूल इंतज़ाम करूँगी। यहाँ तुम्हारी पसंदीदा विस्की होगी और वो रास्ताराना सरगोशी में बोली, और मैं रहूँगी। शाहीना, मैं किसी की खुशी में शरीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम कहती हो तो गम गलत करने चला आऊँगा। वो दूसरे दिन शाम को सालगिरह की पार्टी में पहुँच गया। वहाँ पीने वालों के लिए शराब और परहेज़ करने वालों के लिए चाय और कॉफ़ी का माकूल इंतज़ाम था। शहर की मशहूर ऑर्केस्ट्रा पार्टी समर हयात के गमों की मुनासबत से एक उदास धुन सुना रही थी। थोड़ी देर मेहमानों के दरमियान घूमते फिरते रहने के बाद शाहीना उससे बातें करती गुलाब की क्यारियों के पास आ गई। बातों के दौरान उसने कहा, समर, जो लड़कियां तुमसे शादी की बातें करती हैं वो खुद गरज हैं। उन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं होती कि तुम बेहोश हो जाओगे और तुम्हारी टांगें मफलूज हो जाएंगी। हाँ, सब खुद गरज हैं। इसीलिए तो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ओह डार्लिंग, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। देखो, मुझे अपना समझते हो तो मुझे अपना दुख बताओ। अभी मेरे डैडी तुम्हारे डॉक्टर अंसारी से पूछ रहे थे कि तुम बीवी के रिश्ते से नफरत क्यों करते हो। मैंने तुम्हारे फैमिली डॉक्टर की ज़बान से कुछ नहीं सुना। जो तुम बता सकते हो वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। तुम मुझे अपना समझते हो तो आज मुझे नफरत की वजह बताओ प्लीज़। समर हयात ने ठंडी सांस लेकर कहा, शाहीना, तुम जानती हो कि मेरे डैडी दोनों पैरों से अपाहज थे। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। वो हमेशा व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये बीमारी तुम्हें विरसे में मिली है? नहीं, वो बीमारी विरसे में मिलती तो मैं अभी दोनों टांगों पर खड़ा नजर ना आता। 15 बरस पहले डैडी की दोनों टांगों पर फालिज गिरा था। उन्होंने बतेरा इलाज कराया, लेकिन अफाका ना हुआ। तिब्बी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अक्सर मफलूज सेहतियाब हो जाते हैं, लेकिन डैडी अच्छे ना हो सके, और वो इसलिए कि उनके सीने में बीवी की बेवफाई का जख्म था। पहले दिल का जख्म अच्छा होना चाहिए, फिर जिस्मानी बीमारियां भी अच्छी हो जाती हैं। मेरी माँ मेरे डैडी को छोड़कर चली गई थी क्योंकि मेरे डैडी उनके साथ क्लबों में नहीं जा सकते थे। हमारी सोसाइटी में औरत उसी मर्द को पसंद करती है जो जिस्मानी अय्यूब से पाक हो और क्लबों में और दीगर तकरीबात में उसे जाने महफिल बनाकर रख सकता हो। डैडी अपाहज हो गए थे, मजबूर हो गए थे, इसलिए वो उन्हें छोड़कर चली गईं और किसी नौजवान से शादी कर ली। ठीक है, माँ का रिश्ता अजीम होता है, वो मुझसे अब भी मोहब्बत करती हैं, लेकिन मैं नफ़रत करता हूँ। माँ से नहीं बल्कि उस बीवी से नफ़रत करता हूँ जो मेरे बाप को छोड़कर चली गई थी। क्या मर्द इसीलिए शादी करता है कि बीवी बुरे वक्तों में साथ छोड़कर चली जाए? मुझे बीवी के नाम से नफ़रत है। मैं इस रिश्ते पर थूकता हूँ। कोई लड़की मुझसे शादी की दरख्वास्त करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डैडी बन गया हूँ और सचमुच डैडी की तरह अपाहज बन जाता हूँ। एक माहिर नफ्सियात ने मेरा नफ्सियाती तज्जिया किया था। वो कहता है कि मुझ में दोहरी शख्सियतें हैं, यानी एक तो मैं हूँ, दूसरे मेरे डैडी की शख्सियत भी मुझ में रच बस गई है। कोई औरत मेरी बीवी बनना चाहती है तो मैं शदीद नफ़रत का इजहार करने के लिए अंदर से डैडी बन जाता हूँ, और इतनी शिद्दत से बन जाता हूँ कि उनकी तरह मेरी भी दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं। हाँ, ऐसा होना चाहिए। इससे पहले कि औरत बीवी बनकर आए, मर्द को अपाहज बन जाना चाहिए ताकि औरत उल्टे पांव लौट जाए और एक वफादार बीवी बनने का ड्रामा ना खेले, या फिर बीवी के बजाय एक दाश्ता हो या महबूबा हो, जैसे कि तुम हो। तुम सारी ज़िंदगी साथ दोगी तो मैं भी साथ नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम छोड़कर चली गई तो अफसोस नहीं होगा।
तुम्हारी जगह दूसरी महबूबा आ जाएगी, लेकिन बीवी, हाँ, निकाह पढ़ाकर मर्द को जंजीर पहनाने और उसे जब चाहे तोड़ देने की साजिश पुरानी हो गई है। कोई औरत बीवी के रूप में मुझे जुदाई का जख्म देकर नहीं जा सकेगी। शाहीना ड्रामाई अंदाज में बोली। आह, कितनी दर्दनाक दास्तान है। सुनते ही कलेजा मुंह को आने लगा है। मेरे बदनसीब समर, तुम्हारे बाप की बीवी ने तुम्हारे दिमाग पर कैसे चरके लगाए हैं। तुम्हारी नफरत बचा है। जब बीवी अपना फर्ज भूल जाए तो दूसरे मर्दों का एतमाद भी इस रिश्ते से उठ जाता है। लेकिन समर, मैं तो तुम्हारी बीवी नहीं हूं। तुम मुझ पर तो एतमाद करोगे ना? हाँ, मैंने अभी कहा है ना कि तुम साथ देती रहोगी, तो मैं भी साथ निभाता रहूंगा। मैं सारी जिंदगी साथ दूंगी, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बीवी नहीं रहूंगी, मगर बीवी से बढ़कर तुम्हारी खिदमत करूंगी। खुदा न करे तुम पर कोई बुरा वक्त आए। अगर आया तो मैं तुम्हारे कदमों में जान दे दूंगी, लेकिन साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो गले में बाहें डालकर बड़े ही जज्बाती अंदाज में बोलती जा रही थी, रिकॉर्डर की तरह बोलती जा रही थी। समर हयात बार बार उसके होंठों पर अपने होंठ रख रहा था ताकि आवाज़ बंद हो जाए, मगर रिकॉर्डर ऐसे बोल रहा था जैसे बार बार सुई फंसती जा रही हो। हम इस दुनिया के रस्म व रिवाज से बगावत करेंगे, मियाँ बीवी के बजाय दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन एक आइडिया मेरे दिमाग में है। कैसा आइडिया? देखो समर, हम मियाँ बीवी की हैसियत से एक दूसरे को अपना पाबंद नहीं बना सकते, लेकिन दोस्त की हैसियत से बना सकते हैं। हम दोनों पक्के कागज़ पर ताहयात दोस्ती का मुआहदा करेंगे। अगर हम में से किसी ने भी किसी को छोड़ने की कोशिश की तो उसे जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। अचानक ही समर हयात के पांव कांपने लगे। उसने नफरत से कहा, देखो, ऐसी बात ना करो। ये तो एक तरह की शादी हो जाएगी। पक्के कागज़ पर मुआहदा, 5 लाख रुपए, 3 ही मेहर। कैसी बातें करते हो समर। शादी उस वक्त होती है, यानी कि मियाँ बीवी उस वक्त बनते हैं जब निकाह पढ़ाया जाता है। हम दोस्ती का मुआहदा करेंगे। नहीं, उसने तकरीबन चीख कर कहा, इस मुआहदे के पसे पर्दा तुम मेरी बीवी, जलील बीवी, बेवफा मक्कार बीवी, मेरे डैडी को छोड़कर। यकबयक उसकी आवाज़ बंद होने लगी। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। वो शाहीना की बाहों के हल्के से फिसलता हुआ घास पर गिरा। वो परेशान होकर उस पर झुक गई और उसे झंझोड़कर आवाज़ें देने लगी। जब कोई जवाब न मिला तो उसने घबरा कर एक चीख मारी, मम्मी। उसकी चीख सुनकर हाजरीन महफिल एकदम से सन्नाटे में आ गए। चंद मनचले नौजवान दौड़ते हुए उधर आ गए। उसके डैडी जफ़र अली भी वहां पहुंच गए। समर की बेहोशी बता रही थी कि उनकी बेटी का निशाना खाली किया है। उनके माथे पर नागवारी की शिकनें फैल गईं। फिर यह भी इखलाकी तकाजा था कि बेहोश मेहमान बल्कि मेहमान खुसूसी को होश में लाने की तदबीर की जाती। उनके मुलाजमों ने उसे उठाकर बेडरूम में पहुंचा दिया। डॉक्टर अंसारी किसी अस्पताल के डॉक्टर को फ़ोन करने लगे ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाने का सामान लेकर आ जाएं। शाहीना की मम्मी और डैडी एक सोफे पर बैठे खुसर पुसर कर रहे थे। शायद उस रकम का मातम कर रहे थे जो इस सालगिरह की पार्टी में ज़ाया हो गई थी। और शाहीना अपने कमरे में छुंझला रही थी, पाँव पटक पटक कर टहल रही थी और मुट्ठियां भींच भींच कर उसे गालियां दे रही थी। कमीना, साल भर से दाश्ता बनाकर खेलता रहा, अब दोस्ती के मुआहदे के लिए कहा तो पट से बेहोश हो गया। अल्लाह करे कि कभी होश में ना आए, अल्लाह करे कि हमेशा के लिए अपाहज हो जाए। मक्कार फरेबी, मैं उसे शूट कर दूंगी। वो थक कर एक सोफे पर गिर पड़ी। वो जानती थी कि समर हयात फरेबी नहीं है, जहनी मरीज है। एक बार उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसे बिजली के झटके पहुंचाए गए थे। उसका निचला आधा जिस्म मुर्दा हो गया था। ये तिब्बी साइंस का अजब कमाल है कि आधे मुर्दों को बरक़ी लहरों से जिंदा और मुतार्रिक कर दिया जाता है। वो छल्ला गई। जहन्नुम में जाए वो निस्फ मुर्दा, वो मुकम्मल मुर्दा क्यों नहीं बन जाता? मरहूम खिज़र हयात का 40वां हो चुका था। उनके वकील इबादत मिर्ज़ा दूसरे दिन कोठी में आ गए थे और मरहूम की वसीयत सुनाकर और उनका आखिरी ख़त समर हयात को देकर वापस चले गए थे। मरहूम की वसीयत सुनने के बाद रिश्तेदारों के चेहरे खुशी से खिल गए थे और समर हयात मुरझा गया था, क्योंकि वसीयत में एक बहुत ही कड़ी और बहुत ही अहम शर्त रखी गई थी कि समर हयात को 6 माह के अंदर अंदर अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। इनकार की सूरत में तमाम जायदाद और कारोबार वकील इबादत मिर्ज़ा की निगरानी में रहेंगे और समर हयात को अखराजात के लिए सिर्फ 5,000 रुपये माहाना मिला करेंगे। समर हयात हैरान था कि उसकी डैडी ने जानबूझकर ऐसी शर्त क्यों रखी है। वो जानते थे कि उनका बेटा बीवी के रिश्ते से नफरत करता है। उनका बेटा जहनी मरीज है। बीवी का नाम सुनकर ही अपने बाप की तरह अपाहज हो जाता है।
और ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने बेटे को शादी का मशवरा दिया था जिस पर वो अमल नहीं कर सकता था। उसने बाप के आखिरी खत को खोलकर पढ़ा। लिखा था, बरखुरदार समर हयात, खुदा तुम्हें मेरी बीमारियों से महफूज रखे। पहले पहल जब तुमने अपनी माँ से नफ़रत का इजहार किया तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि वो औरत काबिल नफ़रत ही थी। लेकिन तुम्हारी शदीद नफ़रत ने अब मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अब सोचता हूँ कि तुम शादी नहीं करोगे तो हमारा ख़ानदान आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे तुम्हारे बाद हमारा नाम लेवा कौन होगा। क्या मैंने इतनी जिद्दोजहद से इतनी दौलत इसलिए हासिल की थी कि तुम्हारे बाद ये ख़ानदान ख़त्म हो जाए? नहीं बेटे, मेरी इस बात पर यकीन करो कि हर औरत बेवफा नहीं होती। इस दुनिया में बीवियों की खिदमत गुजारी और बेमिसाल कुर्बानियों की भी मिसालें मिलती हैं। असल बात यह है कि बीवी का रिश्ता गलत नहीं होता, बल्कि बास मर्दों का इंतखाब गलत होता है। मेरा भी इंतखाब गलत था, मगर तुम सोच समझ कर किसी अच्छी लड़की का इंतखाब करोगे तो वो यकीनन एक अच्छी बीवी साबित होगी। ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और दूसरों को भी आजमाना पड़ता है। आजमाओ, किसी को आजमाओ। मैंने वसीयतनामे में 6 माह का वक्त दिया है। इस अरसे में तुम अपने दिल से नफ़रत निकाल कर अपने बाप के मशवरे पर अमल करके एक अच्छी लड़की का इंतखाब कर सकते हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फ़कत खिज़र हयात। ये मरहूम का तहरीर करदा ख़त था। उसकी जगह कोई लड़की शादी के लिए इसरार करती तो उसी वक्त दोनों टांगों से माजूर हो जाता। वैसे वो ख़त पढ़कर सख्त आजमाइश में मुब्तला हो गया था। बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो शादी करे। कैसे करे? बरसों की नफ़रत दिल की गहराइयों में जड़ पकड़ चुकी थी। उसे वो जड़ से कैसे उखाड़ कर फेंक सकता था? वो झुंझलाकर अपने कमरे में बंद हो गया। तकरीबन 1 करोड़ की जायदाद और नकद रकम हाथ से निकल रही थी। शर्त पूरी न करने की सूरत में वो वकील इबादत मिर्ज़ा का मोहताज बनकर रह जाता, और वो रईस बाप का बेटा आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा था। दोपहर के खाने का वक्त गुजर गया। रात के खाने का वक्त आ गया। घर में आए हुए रिश्तेदार उसे आवाज़ें दे देकर थक गए थे, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आया। अंदर ही से झड़क कर कह दिया कि वो सब अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। अगर नहीं चाहते तो उसके पास आकर हमदर्दी ना करें और ना ही शादी के मौजू पर बातें करें। उसकी झड़कियां सुनकर कोई उस कोठी से वापस नहीं गया। सब जानते थे कि बाप की आखिरी ख्वाहिश को ठुकरा सकता है, न जायदाद को। उसे शादी करनी ही पड़ेगी। इस कोठी में जितने बूढ़े मम्मी और डैडी आए हुए थे, उनमें से किसी की जवान बेटी की किस्मत जागने वाली थी। इसलिए वो सब बड़ी फराखदिली से उसकी झड़कियां सुन रहे थे। रात के 11 बजे समर ने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। हेलो डॉक्टर, आप वसीयत सुन चुके हैं। बताइए मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारी परेशानियों को समझता हूं। तुम्हारा मालिज होने की हैसियत से यह भी जानता हूं कि किसी से तुम्हारा निकाह पढ़ाने की नौबत ही नहीं आएगी। इससे पहले ही तुम अपने मरज़ में मुब्तला हो जाओगे। यही तो मैं भी कहता हूं। क्या आप मेडिकल ग्राउंड पर मेरे मरज़ को लाइलाज बताकर इस वसीयत में तब्दीली नहीं करा सकते? आप चाहें तो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इतनी दौलत मेरे हाथों से निकल जाएगी, ये सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगता है। मैं मजबूर हूं। अगर तुम्हारे डैडी तुम्हारे मरज़ से नावाकिफ़ होते और ला इल्मी में वो वसीयत लिखते तो मैं मेडिकल ग्राउंड पर उसे तब्दील करा सकता था, मगर उन्होंने जानबूझकर ये वसीयत की है, महज इस मकसद के लिए कि उनकी नस्ल आगे बढ़ती रहे। मैं मजबूर हूं। वैसे मेरा एक दोस्त वकील है, मैं उससे मशवरा करता हूं। हो सकता है कि वो कानूनी बारीकियों से खेलकर इस वसीयत में तब्दीली करा दे। डॉक्टर, आप सुबह ही उससे मिलिए। पैसों की आप परवाह ना करें। मैं इस वसीयत को बदलने के लिए पानी की तरह पैसे खर्च कर दूंगा। ठीक है, मैं कल ही उससे मुलाकात करूंगा। ओके, विश यू गुड लक। समर ने रिसीवर रख दिया। उसके दिल में अजीब बेचैनी सी थी। डॉक्टर ने यकीन दिलाया था कि वो उसे मौजूदा उलझन से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। फिर भी उसे इत्मीनान नहीं था। वो दूसरी सुबह वकील इबादत मिर्ज़ा के पास पहुंच गया। मिर्ज़ा साहब, आप मेरे मरज़ को समझते हैं, फिर बताइए मैं वसीयत पर कैसे अमल कर सकता हूं? इबादत अली ने रूखे लहजे में जवाब दिया। पराई लड़कियों के साथ रातें गुजारते वक्त मरस लाहक नहीं होता। वो लड़कियां भी तो बीवी की कमी पूरी करती हैं, हाँ एक रात के लिए ही सही। क्या जिंदगी की हज़ारों रातों के लिए शराफत से किसी को अपना नहीं सकते? समर ने तलखी से जवाब दिया। औरत इस काबिल नहीं है कि शराफत से उसे बीवी बनाकर रखा जाए। अगर आप ताने दे रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं तो फिर मैं शादी करूंगा। एक ही बार निकाह के वक्त कबूल कहने के दौरान मेरी टांगें मफलूज होंगी, मगर निकाह तो हो जाएगा। वसीयत की शर्त पूरी तो हो जाएगी। उसके बाद उस कमबख्त औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा।
मैं उसका सामना नहीं करूंगा। डॉक्टर अंसारी ये साबित कर देंगे कि मैं खाविन बनने के काबिल नहीं हूं। इबादत मिर्ज़ा ने बेजारी से कहा, समर, तुम मुझे कानून ना पढ़ाओ। तुम्हारे डैडी की वसीयत है कि तुम अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करो। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उसी दिन जायदाद का मुख्तारनामा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जाओ, अब मुझे अपना काम करने दो। वो वहाँ से वापस चला आया। शाम को डॉक्टर अंसारी मुस्कुराता हुआ उसके कमरे में आ गया और दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद कहने लगा, मुबारक हो, तुम्हारा काम बन गया। वो बड़ा चालाक वकील है। जानते हो उसने क्या मशवरा दिया? उसने ये नुक्ता बताया कि तुम्हें किसी लबेदम मरीज़ा से शादी करनी चाहिए, यानी ऐसी मरीज़ा जो चंद घंटों या चंद दिनों की मेहमान हो। समर हयात खुशी से उछल पड़ा। लाजवाब तरकीब है डॉक्टर। ऐसी मरीज़ा से निकाह पढ़ाते वक्त मुझे उससे नफ़रत नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा के लिए बीवी बनकर नहीं आएगी। मैं उसके सामने दोनों टांगों पर खड़ा रह सकता हूँ और उससे कह सकता हूँ कि तुम चंद घंटों की हो या चंद दिनों की मेहमान हो, जैसे दूसरी लड़कियां मेहमान बनकर आती हैं और चली जाती हैं। मगर डॉक्टर, क्या ऐसी मरीज़ा मिल सकती है? उसने हंसते हुए जवाब दिया, मिल सकती है नहीं, मिल गई है। मैं उसका मालिज रह चुका हूँ और पूरे वसूख से कहता हूँ कि वो अपने बिस्तर पर पड़ी मौत का इंतज़ार कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 4 दिन जिएगी। कौन है वो? एक गरीब लड़की है, फालिज ज़दा। फालिज ज़दा? समर ने खुश होकर पूछा, क्या वो हाथ पांव से बेकार है? हाँ, उसके जिस्म का दायां पांव और दायां हाथ, यानी कि जिस्म का दायां हिस्सा बिल्कुल बेहिस है। इसके अलावा वो सख्त बीमार है, इतनी बीमार कि उसमें खांसने की भी सकत नहीं है। अपनी बीमारियों से लड़ने का हौसला नहीं है। मैं 6 माह से इलाज कर रहा हूँ। मैंने एक डॉक्टर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया है। तुम ये ना समझना कि मैंने तुम्हारी खातिर उसके इलाज में कोताही की है। ये महज उसकी बदनसीबी है। वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। कोई डॉक्टर उसे ज़िंदगी की तरफ लौटा नहीं सकता। उसके गरीब भाई ने उसके इलाज के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। उसके दिल में अरमान है कि वो अपनी बहन को सुहागन बनाएगा। वो अक्सर बुड़बुड़ाते हुए अपने जज्बात का इजहार करता है। कहता है जब उसकी बहन छोटी थी तो गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाया करती थी और भाई से पूछती थी कि भाईजान मेरा दूल्हा कब आएगा। ये कोई नई बात नहीं है। सभी लड़कियां बचपन में गुड़ियों का ब्याह रचाती हैं और जवानी में गुड्डे जैसे दूल्हा के ख्वाब देखती हैं। लेकिन ऐसे मकाम पर अफसोस होता है जब कोई लड़की सुहागन बनने के अरमान दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो रही हो। आज मेरे दिल में ये बात आई कि मैं उस लड़की को ज़िंदगी नहीं दे सकता, लेकिन आखिरी वक्त में उसे सुहागन बना सकता हूँ। वो तुम्हें दूल्हा के रूप में देखेगी तो उसकी मौत आसान हो जाएगी। मुझे खुशी है कि एक ही वक्त में मैं उसके काम भी आ रहा हूँ और तुम्हारे भी। मैंने उसके भाई से बात कर ली है। वो बेचारा रो रहा था और खुश भी हो रहा था कि उसकी मासूम बहन मरने से पहले अपने दूल्हा को देख लेगी। समर हयात ने परेशान होकर कहा, प्लीज़ डॉक्टर, उस लड़की का जिक्र ऐसे दर्द भरे अंदाज में ना करें। मैं उस मरीज़ा से मुतासिर नहीं होना चाहता। आपके लिए और दुनिया वालों के लिए वो मसलूम और मासूम होगी। मेरी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये कहते वक्त तुम्हारी ज़बान लड़खड़ा रही है। नहीं, मेरी ज़बान क्यों लड़खड़ाएगी? मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि उस लड़की की तरह मेरी माँ को अपाहज होना चाहिए था। इस तरह डैडी उनसे इंतकाम लेते, मगर अब मैं इंतकाम ले रहा हूँ। अब एक बीवी अपाहज होगी और मैं खाविन बनकर उसकी बेबसी का तमाशा देखूंगा। ये मेरे लिए कितने फ़ख्र की बात है कि मैं डैडी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर रहा हूँ और एक औरत को बीवी बनाकर इंतकाम भी ले रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कह लगाने लगा। डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि समर हयात के कह खोखले हैं। वो इन कहकों के ज़रिए अपनी नफ़रत का रुख दूसरी नफ़रत की तरफ फेर रहा था। सच्ची बात तो यह है कि एक बीवी का वजूद बर्दाश्त करने के लिए खुद को अंदर ही अंदर तैयार कर रहा था और ऊपर से कह लगा रहा था। दूसरी शाम को निकाह का वक्त मुकर्रर हो गया। रिश्तेदारों ने सुना तो उनके दिलों पर बिजली गिर पड़ी। वो हैरानी से देख रहे थे। शादी के लिए ख़रीदारी हो रही थी। 2 गुना और 3 गुना मुआवजा देकर रातों रात दुल्हन का जोड़ा तैयार करने का ऑर्डर दिया गया था। दूसरे जोड़े भी सिलवाए जा रहे थे। हालांकि एक मरीज़ा के लिए या एक मरने वाली के लिए एक दूसरे लिबास की ज़रूरत नहीं थी, मगर समर सोच रहा था कि 2 रोज़ 4 रोज़ तक वो जिंदा रहेगी, नए कपड़े पहन पहन कर अपनी हसरत पूरी कर लेगी। डॉक्टर अंसारी ने भी यही मशवरा दिया था कि उस लड़की को किसी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। घर वाले शादी से पहले दुल्हन को देखने के लिए बेचैन थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी लड़की है
जिसने समर की नफरत को मोहब्बत में बदल दिया है। वो खुशी खुशी शादी कर रहा था और बेहोश होने का नाम नहीं ले रहा था, और ना ही उसकी टांगें मफलूज हो रही थीं। उन्होंने समर के सामने दुल्हन को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने जवाब दिया, शादी से पहले उसे कोई नहीं देख सकेगा, बल्कि शादी के बाद भी कोई उस वक्त तक उसे देखने की जिद ना करे जब तक मैं उसे सबके सामने लाना ना चाहूं। उसका जवाब सुनकर सब खामोश हो गए और अपने अपने कमरों में जाकर बुड़बुड़ाने लगे। कितनों ने वापसी के लिए सामान्य सफ़र बांध लिया। कुछ बेगैरत अब भी झूठी आस के सहारे वहां रहने पर पसित थे। दूसरी शाम समर हयात निकाह पढ़वाने लड़की के यहाँ गया तो बारात में सिर्फ 5 आदमी थे। डॉक्टर अंसारी, वकील इबादत मिर्ज़ा और समर के 3 दोस्त। उस वक्त समर हयात अंदर ही अंदर कुछ घबरा रहा था। मौसम भी कुछ भयानक सा हो गया था। आसमान पर काले काले बादल उमट रहे थे और एक दूसरे से टकराकर गरज रहे थे। किसी वक्त भी बारिश होने वाली थी। शाम ही से अंधेरा छा रहा था। ये अंधेरा समर हयात के दिलो दिमाग पर भी मुसल्लत हो रहा था। एक घबराहट सी थी कि निकाह के वक्त उसे बीवी की हैसियत से कबूल करना महंगा तो नहीं पड़ेगा, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई। निकाह के वक्त उसने 3 बार ज़बान से कहा कबूल है, और दिल को समझाया कि वो सारी ज़िंदगी मुसल्लत रहने वाली बीवी को कबूल नहीं कर रहा है। रुखसती के वक्त वो पहली सुहागन थी जो डोली के बजाय स्ट्रेचर पर लेटकर अपने ससुराल की तरफ गई। वकील इबादत मिर्ज़ा ने रुखसती का ये मंजर देख कर कहा, अफसोस समर, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने डैडी की आखिरी ख्वाहिश इस तरह पूरी करोगे। बहरहाल मेरी दुआ है कि खुदा मरहूम खिज़र हयात की बहू को सेहतयाब करे और उसे तवील और खुशगवार ज़िंदगी अता करे, आमीन। ये कहकर इबादत मिर्ज़ा अपने घर की तरफ चले गए। समर हयात अपनी दुल्हन को लेकर अपनी कोठी में पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई थी। 2 मुलाजिम स्ट्रेचर उठाकर दुल्हन को उसके कमरे में ले जाने लगे। घर वाले बीमार दुल्हन को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लड़कियां मुंह दबाकर हंस रही थीं और खुश हो रही थीं कि समर एक मरीज़ा को उठा लाया है। शादी का मकसद भी वाज़े हो गया था कि उसने महज वसीयत में लिखी हुई शर्त पूरी की है। डॉक्टर अंसारी मरीज़ा के साथ ही कमरे में गया था और दवाओं और इंजेक्शनों के ज़रिए उसकी ज़िंदगी को ज़रा तूल देने की कोशिश कर रहा था। समर हयात का हुक्म था कि घर का कोई फ़र्द उस कमरे में ना जाए, इसलिए सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। उसकी फुप्पी ने कहा, बेटा समर, तुम हमें गैर समझते हो, मगर हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश रहते हैं। ज़रा दुल्हन के कमरे में जाकर देखो। मेरी बेटी ने उसे दुल्हन की तरह सजा दिया है। उस बेचारी को क्या मालूम था कि तुम किसी मरीज़ा को ला रहे हो। फुप्पी की लड़की नरगिस ने अपनी नरगिसी आंखों से उसे देखा। उसका ख्याल था कि समर इस सिलसिले में उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसने नागवारी से कहा, वो कमरा सजाने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने खामखा ज़हमत उठाई है। ये कहकर वो दुल्हन के कमरे की तरफ जाने लगा। चलते वक्त उसकी सोच अपने पैरों की तरफ थी। वो समझना चाहता था कि उसके पांव लड़खड़ा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बीवी के उस रिश्ते को करीब से देखने जा रहा था जिससे उसे सख्त नफरत थी। नफरत अब भी थी, मगर वो बीमारी नहीं थी। शायद इसलिए कि वो बीवी को चंद घंटों या चंद दिनों की मेहमान समझ रहा था। वो कमरे में दाखिल हो गया। डॉक्टर अंसारी ने उसके करीब आकर आहिस्तगी से कहा, बेचारी ये रात गुजार ले तो बहुत है। मैं एनेक्सी में आराम कर रहा हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत हो बुला लेना। वो मायूसी से सर झुकाए थके हुए अंदाज में कमरे से बाहर चला गया। समर ने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद पलट कर देखा। सुहाग की सेज फूलों से सजी हुई थी और वो हाथ पांव सीधे किए सेज पर ऐसे बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी जैसे कोई लाश हो। वो कुछ देर तक महवियत से उसे देखता रह गया। चेहरे के नकूश ऐसे तीखे और जाज़िब नज़र थे कि वो नजरें न हटा सका। खून की कमी के बाइस उसका रंग कफन की तरह सफ़ेद हो गया था। दूर से पता नहीं चलता था कि वो सांस ले रही है या नहीं। उसने एक बार नजरें घुमाकर अपने दूल्हा को देखा, फिर शर्माकर नजरें नीचे झुका लीं। वो अजीब दुल्हन थी, मौत के साए में सुहागन बनकर लुझा रही थी। अपाहज थी, उठ नहीं सकती थी, नक्काहत थी, बोल नहीं सकती थी। शायद हाथ उठाने की भी सकत नहीं थी, वरना उसका बायां हाथ मफलूज नहीं था। उस हाथ से वो घूंघट निकाल सकती थी। समर हयात महविया से चौंका। अब से पहले कई लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आई थीं, मगर दिल की धड़कनों को तेज़ कर देने वाला हुस्न वो पहली बार देख रहा था। उस हसीन मूरत ने ज़रा देर के लिए उसे मुतासिर किया था, फिर बरसों पुरानी नफ़रत ने उसे ठोंका दिया और समझाया कि सुहाग की पहली रात को हर औरत ऐसी ही हसीन और अजनबी दुनिया की कोई साहिरा नज़र आती है, फिर बुरे वक्तों में दगा दे जाती है। उसने हिकारत से मुंह बनाकर कहा, वसीला, आज से तुम मेरी अपाहज बीवी हो।
मुझे इस बात का इत्मीनान है कि तुम एक दगाबाज औरत की तरह मुझे छोड़कर कहीं भाग नहीं सकोगी। तुम्हें नहीं मालूम कि एक दिन मेरी माँ मेरे अपाहिज बाप को छोड़कर भाग गई थी। उस दिन से मैं बीवी के रिश्ते से नफरत करता हूँ। और ज़्यादा वजाहत से सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वसीला की आंखें यूं फैल गईं जैसे उसके जहन को झटका सा लगा हो। समर हयात ने उसकी जानिब नहीं देखा। वो तेजी से चलता हुआ अलमारी के पास आया और उसके दोनों पट खोलकर तंजिया अंदाज में बोला, ये तमाम लिबास तुम्हारे लिए हैं। मैं तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखूंगा। तुम इन रेशमी मलबूसात को हसरत से देखती रहोगी, लेकिन उठकर पहन नहीं सकोगी। यहाँ अलमारी के निचले खाने में तुम्हारे लिए सैंडल और चप्पलें रखी हुई हैं। तुम इन्हें पहनकर 2 कदम नहीं चल सकोगी। हत्ता कि अपने से करवट बदलकर इस सिंगार मेज के आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख सकोगी। तुम्हारे भाई ने डॉक्टर से कहा था कि तुम्हें सुहागन बनने का बड़ा अरमान है। एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई मुर्दा सुहागन। उसने अलमारी की तरफ से पलटकर उसकी जानिब देखा, फिर ठिठक गया। वसीला उसे नहीं देख रही थी, सामने दीवार की जानिब तके जा रही थी। समर की इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती थी कि नई दुल्हन उसको और उसकी बातों को अहमियत न देकर दूसरी जानिब देख रही थी। क्या मैं बकवास कर रहा हूं? वो गुस्से से बोला। मेरी तरफ देखो, मेरी बातें सुनो। मगर बीवी ने हुक्म नहीं सुना। वो बदस्तूर दीवार की तरफ देखती रही। तब समर को ऐसा लगा कि वो कमरे में तन्हा है। वहां उसकी बातें सुनने वाली कोई हस्ती नहीं है। वो जो एक सुहागन पड़ी हुई है वो महज एक धोखा है। वो महज एक वजूद है, मगर सांसों से खाली। उसकी खुली हुई बेबसर आंखें इस दुनिया को देखने से इनकार कर रही हैं। उसी वक्त बादल जोर से गरजे। खिड़की के करीब एक बार बिजली चमकी, फिर कमरे में तारीकी छा गई। कमरे के बाहर घर वालों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। माचिस कहाँ है? मोमबत्ती लाओ। अरे जल्दी रोशनी करो, अंधेरे में घबराहट सी लगती है। समर हयात किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा था। वो अलमारी के पास गुमसुम खड़ा तारीकी में घूर रहा था। वसीला की जानिब देख रहा था जो नजर नहीं आ रही थी। क्या वो अंधेरे में गायब हो गई है? उसने लरसती हुई आवाज़ में होले से पुकारा, वसीला। खामोशी, सन्नाटा और तारीकी। उस तारीकी में कहीं जिंदगी के आसार नहीं थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी के छींटे तेजी से आकर खिड़की के शीशों से टकरा रहे थे। उन शीशों पर से ऐसी आवाज़ उभर रही थी जैसे मुहीब तारीकी दांत कटकटा रही हो। वसीला। इस बार उसने पुकारा तो उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, बल्कि ऐसी चाहत थी जैसे किसी वीरान तारीक जजीरे में एक अजनबी दूसरे अजनबी को पुकार रहा हो। मगर वो जो दूसरी थी उसके कान किसी आवाज़ को नहीं सुन रहे थे। क्या वो मर गई है? समर हयात के जिस्म में एक झुरझुरी सी पैदा हुई। वो उसकी मौत का मुतमन्नी था और अब उसकी मौत के ख्याल से दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। क्यों? वो बीवी थी, वो काबिल नफरत थी। फिर उसके लिए सोचना क्या? मगर वो सोच रहा था। शायद ये माहौल का असर था। अंधेरा, खामोश कमरा और जिंदगी से रूठी हुई दुल्हन। इस तारीकी में देखने के लिए दुनिया का कोई नज़ारा ना था। सोचने के लिए सिर्फ एक दुल्हन रह गई थी, इसलिए वो सोच रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाकर टटोलता हुआ पलंग की पायंती के पास पहुंच गया। इतने में फिर बिजली चमकी। कमरे में हल्की सी रोशनी थर्राई और बुझ गई। इस लम्हाती रोशनी में वो जूं की तूं सेज पर पड़ी हुई नजर आई। उसकी आंखें बदस्तूर खुली हुई थीं और वो उसी तरह सामने दीवार की जानिब लगी हुई थीं, एक बेजान मुजस्मे की तरह जो एक ही जानिब तकता रहता है। तारीकी में फिर समर की आवाज़ थर्राई, वसीला। वो बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा, फिर रुक गया। फूलों की सेज पर जरा झुक गया। उसका एक हाथ बढ़ा और अपनी बीवी के हाथ पर आ गया। वो हाथ सर्द था, कमरा भी सर्द था, एक बीमार सुहागन के जज्बों की तरह सर्द। उसने कलाई थाम ली। उसे नब्ज नहीं मिल रही थी। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुल्हन के जिस्म पर रेंगने लगा। वो जिसे देखना गवारा न था उसे छू रहा था। उसका हाथ रेंगते रेंगते उसके सीने पर आकर ठहर गया। दिल की धड़कनें खामोश थीं। बरसात रोने लगी, बादल धाड़े मारकर बैन करने लगे और बिजलियां तड़प तड़प कर चीखने लगीं। बिजलियों की बार बार तड़पने से कभी रोशनी और कभी अंधेरा हो रहा था। मुर्दा सुहागन कभी नजर आ रही थी, कभी तारीकियों में गुम हो रही थी। समर उस पर झुका हुआ था। उसके इतने करीब आ गया था कि पहले कभी एक बीवी के इतने करीब आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब इंसान मर जाता है उसकी अच्छाइयाँ याद आती हैं और तड़पाती हैं। वो दुल्हन थोड़ी देर के लिए सांसें लेती हुई आई थी और हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी। मगर थोड़ी सी देर में वो समर पर इतना बड़ा एहसान कर गई थी कि अब वो कभी उसे भुला नहीं सकता था। एहसान ये था कि अब उसके पाँव नहीं कांप रहे थे,
उस पर फालिज नहीं गिर रहा था। वो बीवी के करीब था मगर अपाहज नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टर जो बीमारी दूर न कर सके थे, वसीला इस बीमारी से उसे निजात दिलाकर चली गई थी। वो नफरत, वो लाशऊरी खौफ मिटा गई थी जो बीवी के तसव्वुर से पैदा होता था। अब वहां बीवी का तसव्वुर नहीं था, एक बीवी थी, एक मुर्दा बीवी जो उसके दिल में अपने लिए एक तड़प पैदा कर चुकी थी। वसीला, तू अभी आई और अभी चली गई। एक बीवी तमाम उम्र की खिदमत गुजारियों से वो ना देती जो तू दे गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू कहीं ना जाए, इसी सेज पर पड़ी रहे और मैं तुझे देखता रहूं? वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो नजर नहीं आ रही थी। उसकी मनमोहनी सूरत आंखों के सामने फिर रही थी। कहाँ है रोशनी? ये रोशनी क्यों नहीं होती? मैं तुझे देखूंगा, तुझे जी भर के देखूंगा। आह वसीला, तू इस नफरत भरे दिल में मोहब्बत का वसीला बनकर आई और अब मुझे छोड़कर जा रही है। मैं तुझे देखूंगा, जितनी देर तुझे देख सकता हूं देखता रहूंगा। वो पलंग से उठकर अंधेरे में रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक आया और उसे खोलकर आवाजें देने लगा। रमजानी, मोमबत्तियां लेकर आओ और डॉक्टर से कहो कि मैं उन्हें बुला रहा हूं। थोड़ी देर बाद कमरा मोमबत्तियों से रोशन हो गया। डॉक्टर वसीला की नब्ज और दिल की धड़कनें महसूस करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने मायूसी से सर झुका लिया। समर एक टुक अपनी मोहसिना के चेहरे को देखे जा रहा था। मुलाजिम के जरिए घर वालों को इत्तला दी गई थी कि दुल्हन इस जहान फानी से कूच कर गई है। ये इत्तला मिलने पर सब के सब उस कमरे में आ गए थे। पलंग के आसपास खड़े होकर उस हसीन बेजान मूरत को देख रहे थे और समर के सामने ऊपरी दिल से अफसोस का इजहार कर रहे थे। समर बिल्कुल खामोश था, न कुछ बोल रहा था न कुछ सुन रहा था। वो अपनी दुनिया में तन्हा था और अपनी वसीला को खामोशी और अकीदत से देख रहा था। उस वक्त बारिश थम गई थी। एक बुजुर्ग ने कहा, खुदा को यही मंजूर था, सब्र करो बेटे, हम मरहुमा की तजीज़ व तकफीन का बंदोबस्त करते हैं। ये कहकर कुछ लोग कमरे से बाहर चले गए। समर हयात आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बालकोनी में आ गया। डॉक्टर अंसारी ने तमाम औरतों से कहा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो आधे घंटे के लिए हमें तन्हा छोड़ दें। औरतों ने नागवारी से उसे देखा, फिर खामोशी से चली गईं। उनके जाते ही डॉक्टर ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और एक कुर्सी लेकर पलंग के करीब वसीला की लाश के पास बैठ गया। अब वसीला में क्या रह गया था? वो उसके पास बैठा हुआ उसे बड़ी महवियत से देख रहा था। समर को उसकी ये हरकत अजीब से लगी। वो बालकोनी से वापस आते हुए बोला, डॉक्टर, आप वसीला से बहुत मुतासिर हैं, मगर अफसोस अब ये वापस नहीं आएगी। डॉक्टर की आवाज़ किसी अंधे कुएं से आई। ये वापस आ सकती है। समर ने चौंक कर उसे देखा। वो कह रहा था, ये आज से 2 माह पहले मर चुकी थी। सर्द हवा के एक झोंके से मोमबत्तियों की लोहें कांपने लगीं। समर हयात के जिस्म में खून की हिद्दत जरा तेज हो गई। वो हैरानी से डॉक्टर को देख रहा था। मैंने तुम्हें नहीं बताया था, अब बता रहा हूं। 2 माह पहले ये मर गई थी। इसका जिस्म सर्द हो गया था, आंखें पथरा गई थीं। मैं वहां मौजूद था। मैंने इसकी मौत की तस्दीक की थी और वहां से चला आया था। आधे घंटे बाद इसका भाई दौड़ता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि वो सांस ले रही है। मुझे ताज्जुब तो हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ वाक़या नहीं था। इस दुनिया में कई ऐसे गैर मामूली वाक़यात हो चुके हैं। डॉक्टरों ने अपने इल्म और अपने तजुर्बे के मुताबिक तस्दीक कर दी थी कि वो मर चुके हैं, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे बाद मरने वालों की सांसें वापस आ गईं। कुदरत का ये करिश्मा इंसानी अक़ल की पहुँच से बईद है। जो बात इंसान की समझ में नहीं आती उसे वो सुपर नेचुरल यानी माफूकुल फितरत कहता है। बहरहाल, जब तक कफन दफन के इंतजामात हो रहे हैं उस वक्त तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। न जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आता कि ये मर चुकी है। शायद इसलिए कि ये पहले भी जिंदगी से आंख मचोली खेल चुकी है। समर हयात ने पुरुम्मीद नज़रों से वसीला को देखते हुए कहा, खुदा करे कि इसे एक बार और जिंदगी मिल जाए डॉक्टर। ये मर गई है तो मुझे इसकी अहमियत मालूम हो रही है। आप देख रहे हैं कि मैं इसके करीब आकर भी मफलूज नहीं हुआ। मैं सुहाग के कमरे में इसके लिए गहरी नफरत लेकर आया था, मगर ये मेरे दिल में बेपनाह मोहब्बत जगाकर सो गई है। खुदा करे कि इसे एक बार जिंदगी मिल जाए। वो दोनों बातें करते रहे और बार बार वसीला की तरफ देखते रहे। वो खामोश थी, खामोश ही रही। जिंदगी की कोई सांस उसके करीब नहीं भटक रही थी। 1 घंटा गुजर गया। कोठी में बिजली की रोशनी आ गई, मगर एक रूठी हुई जिंदगी वापस नहीं आई। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा, ये हिमाकत है। इतनी देर हो चुकी है और हम बच्चों की तरह आस लगाए बैठे हैं।
वो एक इत्तेफाक था कि उसे दोबारा जिंदगी मिल गई थी। बार बार ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल हम इस लड़की से इतने मुतासिर हैं कि इसकी मौत का यकीन नहीं कर रहे हैं। यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदल सकती। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है समर, इसे खुदा के हवाले कर दो। समर हयात का दिल बैठने लगा। वो शिकस्त खोर्दा अंदाज में पलंग के सिरे पर बैठ गया। उसकी नज़रें वसीला के चेहरे पर जमी हुई थीं और वो दिल ही दिल में कह रहा था, वसीला, डॉक्टर मायूस हो चुका है, मगर मैं अब तक आस लगाए बैठा हूं। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी पलकें झपक दो, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। आंखें पत्थर, पलकें पत्थर, और पत्थर कभी आप ही आप जुम्बिश नहीं करता। वो साकित व जामित रही। कुछ देर बाद उसका भाई अपनी बहन के आखिरी दीदार के लिए आ गया। मुर्दे नहलाने वाली गुसाला भी आ गई। फिर दो आदमियों ने उस सुहागन को फूल की सेज से उठाकर गुसलखाने में पहुंचा दिया और उसे औरतों के सुपुर्द करके तमाम मर्द कमरे से बाहर आ गए। रात के 2 बजे वो जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। उस वक्त बारिश थम गई थी, लेकिन बादल गरज रहे थे और बिजलियां कूद रही थीं। हवा की तेज रफ्तारी बता रही थी कि तूफान आने वाला है। वो सब सर झुकाए ज़ेर लब कुछ पड़ते हुए कब्रिस्तान के इहाते में दाखिल हो रहे थे। पेट्रोमैक्स की रोशनी रात के अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हवा के झोंके उसे बुझाना चाहते थे। कभी कभी उसमें शोले लपकते थे। मेट्रोमैक्स बुझने की धमकी देता था, मगर फिर रोशन हो जाता था। ऊंचे नीचे कांधों पर जनाजा टकमगा रहा था। उसे ढांपने वाली चादर रह रह कर फड़फड़ा रही थी। उसके चारों कोने जनाजे के पायों से बंधे हुए थे। फिर भी वो तेज हवा की शय पर उड़ जाने के लिए मचल रही थी। यूं मचल रही थी जैसे उसमें छुपी हुई हस्ती तेज हवाओं के बहाने सांस ले रही हो और हुमक हुमक कर उस चादर के बोझ को हटाने की कोशिश कर रही हो। समर हयात यही महसूस कर रहा था और खामोशी से और बड़ी पुरुम्मीद नजरों से उसे देखे जा रहा था। कब्रिस्तान के इहाते में जहां नमाज जनाजा पढ़ी जाती थी, वहां एक और जनाजा रखा हुआ था। डॉक्टर अंसारी ने उस जनाजे को देखा। जनाजे तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जबरन उसमें नुमाया फ़र्क पैदा कर देते हैं। वहाँ भी नुमाया फ़र्क था। जिस तरह इंसान की हैसियत उसके लिबास से पहचानी जाती है, उसी तरह जनाजे पर रखी हुई चादर से पता चल जाता है कि वो मुर्दा किस तबके से आया है। उस जनाजे पर एक सफ़ेद मैल खोरदा चादर पड़ी हुई थी, यानी वो जनाजा ऐसे गरीब और पसमानदा इलाके से आया था जहाँ के लोगों को ज़िंदगी में उजले कपड़े नसीब नहीं होते और मरने के बाद भी जनाजा को ढांपने के लिए मैल खोरदा चादर नसीब होती है। वसीला का जनाजा भी वहीं रख दिया गया। उसके जनाजे पर सिया चादर थी जिस पर चंद मुक़द्दस आयतें सफ़ेद धागों से काढ़ी गई थीं और उसमें से अर्क़ गुलाब की धीमी धीमी खुशबू उभरती हुई कह रही थी, वो जनाजा किसी आलीशान कोठी की महकती हुई फुलवारी से गुजर कर आया है। वहाँ जनाजे को रखने के बाद समर हयात, डॉक्टर अंसारी और वसीला का भाई कब्रिस्तान के मौलवी के पास चले आए। जनाजों के पास 2 शख्स उकड़ू बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर कई दिनों का शेव पड़ा हुआ था। आंखें अंदर को धंसी हुई थीं। बदन के कपड़े मैले थे और एक आध जगह से फटे हुए थे। बाकी लोग वजू करने हौज की तरफ चले गए थे। हुजरे के पास खड़ा हुआ मौलवी कुछ लोगों से बहस कर रहा था और हाथ हिला हिला कर उन्हें कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए कह रहा था। डॉक्टर ने पूछा तो उसने बताया कि ये लोग किसी जुम्मन बीबी की मैयत उठा लाए हैं। आजकल पुलिस वाले यहाँ आकर सख्ती से बासपुर्स करते हैं और हमें ताकीद करते हैं कि रात के वक्त कोई मैयत आए तो पहले पुलिस को इत्तला दो या फिर उनसे शनाख्ती कार्ड तलब करो, लेकिन इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। न जाने ये कहाँ से आए हैं और किसकी लाश उठा लाए हैं। मैं कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा और न ही मैयत को कब्रिस्तान के इहाते में रखने की इजाज़त दूंगा। मरहूमा जुम्मन बीबी का खाविन मौलवी को यकीन दिला रहा था कि वो शनाख्ती कार्ड घर भूल आया है। इस वक्त तूफान के आसार हैं। मकान 1 मील दूर है। वहाँ से शनाख्ती कार्ड लेकर वापस आने तक न जाने ये तूफ़ानी हवाएं क्या रंग दिखाएंगी। लेकिन मौलवी उसकी मजबूरियां समझने के लिए तैयार नहीं था और बराबर इनकार किए जा रहा था। इतने में 4 आदमी जुम्मन बीबी का जनाजा उठाकर उनके करीब आ गए। एक ने गुस्से से कहा, ओए मौलवी, भूख चूक बंदों ही से होती है। ये बेचारा शनाख्ती कार्ड भूल आया है तो तू हमें चोर उचक्के और मुजरिम समझकर कानून पढ़ा रहा है। चलो ए खैर दीना, कस्बे के कब्रिस्तान में जाएंगे। वहाँ का मौलवी गरीब की मजबूरियों को समझता है। तेरी घरवाली को वहीं मिट्टी मिलेगी। खैरदीन ने कुछ उदासी और कुछ परेशान नज़रों से अपनी बीवी के जनाजे को देखा और सर झुकाकर वहाँ से जाने लगा।
समर हयात उसके दिल का दर्द समझ रहा था, क्योंकि वो भी अपनी बीवी को यहाँ तक कंधा देकर लाया था और किसी दूसरे की शरीक हयात को मरने के बाद इधर उधर भटकता देखकर दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था। डॉक्टर ने अपनी जेब से शनाख्ती कार्ड निकल कर कहा, मौलवी साहब, कानून का एहतराम करना हम सबका फ़र्ज़ है। मैं डॉक्टर हूँ और ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। मौलवी ने कार्ड लेकर कहा, आइए पहले रजिस्टर की खाना पूरी कीजिए। आपका एक आदमी हमें कब्र तैयार करने के लिए कह गया था। क्या आप ही का नाम समर हयात है? डॉक्टर ने समर हयात की जानिब इशारा करते हुए कहा, जी नहीं, ये समर हयात हैं, मरहूमा के खाविंद। वो बातें करते हुए हुजरे में आ गए। रजिस्टर की खानापुरी के दौरान वसीला को ज़ौजा समर हयात लिखते वक्त समर का दिल रो रहा था। वो उसके सामने ज़रा सी हयात लेकर आई थी और अब जाने हयात बनकर उसे रुला रही थी। डॉक्टर और वसीला का भाई खामोशी से सर झुकाए खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आ गए। सब ने मिलकर नमाज जनाजा अदा की, फिर जनाजे को कांधे पर रखकर कब्र की तरफ ले जाने लगे। समर का दिल हर कदम पर धड़क रहा था। वो बार बार सर उठाकर जनाजे को देखता जा रहा था। उसकी आस नहीं टूट रही थी। आ जाओ वसीला, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, कब्र में नहीं। कब्र के किनारे जनाजा रख दिया गया। वो दिल बर्दाश्ता होकर दूर जा बैठा। उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो उसे कब्र में अपने हाथों से उतारता। वो मुंह फेरे सर झुकाए बैठा रहा। डॉक्टर उसके दिली सदमात को समझ रहा था, इसीलिए उसने करीब आने के लिए नहीं कहा। जब कब्र की मिट्टी बराबर कर दी गई तो डॉक्टर ने आकर कहा, आओ हम इसके लिए दुआ मांगें। उसने अपनी जगह से उठकर कब्र की जानिब देखा तो आंखों में आंसू आ गए। अब कुछ नहीं हो सकता था। वो मनो मिट्टी की तह में चली गई थी। ये दुआ मांगकर वापस जाने लगे। डॉक्टर ने कहा, अब इसे भुलाने की कोशिश करो। मैंने कहा था कि बाज़ औक़ात मरने वालों की सांसें वापस आ जाती हैं, लेकिन वसीला वापस नहीं आई। अब तो ये सोचना ही फजूल है। वो कब्र में अबदी नींद सो रही है और कब्र की तह तक पहुंचने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता। तुम इस पहलू से सोचना छोड़ दो। वो बातें करते हुए कब्रिस्तान के अहाते से बाहर चले गए। समर हयात कोठी में वापस पहुंचा तो 4 बज रहे थे। सुबह होने वाली थी, मगर आंखों से नींद उड़ गई थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। बिजलियां रह रह कर कड़क रही थीं। कोठी के बाहर ऐसा हंगामा, ऐसा शोर था जैसे क़यामत आ गई हो। फिर उसी वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। खिड़कियों के शीशे चटकने और बजने लगे। ऐसी ज़बरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई थी जैसे ज़मीन फट रही हो। घर की औरतें चीख रही थीं, मर्द चिल्ला रहे थे, शायद औरतों को लेकर भाग रहे थे कि कहीं कोठी की दीवारें उन पर आ न गिरें। समर हयात दीवार से टेक लगाए गुमसुम खड़ा था और उस अलमारी को देख रहा था जिसमें वसीला के कपड़े, सैंडल और चप्पलें रखी हुई थीं। उसके दोनों पट आप ही आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। फिर ज़लज़ले के झटके बंद हो गए। अलमारी के दोनों पट खामोश हो गए और 2 बाहों की तरह खुले रह गए। वहां से वसीला के रेशमी मलबूसात नजर आ रहे थे। समर को अपना तंजिया फ़िक्रा याद आया। उसने वसीला से कहा था, तुम इन रेशमी मलबूसात को हसरत से देखती रहोगी, लेकिन उठकर पहन नहीं सकोगी। वो तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके दोनों पट बंद करके दीवानों की तरह बुड़बुड़ाने लगा, नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम पहनोगी, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम हो कहाँ हो? वो पलटकर बिस्तर की जानिब देखने लगा। फूलों की सेज उसके दिल की तरह खाली थी। वो जाने वाली तड़पा रही थी, रह रहकर उसके दिल पर चरखे लगा रही थी। वो बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। उसने तकिए पर ठीक उस जगह सर रखा जहां कभी वसीला का सर रखा हुआ था। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। कभी उस पर नींद गालिब आ रही थी, कभी वसीला की बाहें उसे झंझोड़ रही थीं। सोते जागते सुबह हो गई, दोपहर आ गई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर उसने आंख खोली तो बालकोनी के बाहर तेज धूप थी और कलाई की घड़ी 3 बजा रही थी। कौन है? उसने पूछा। दस्तक देने वाली की आवाज़ आई, नरगिस। चली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान ना करो। वो उठकर बाथरूम में चला गया। उस बाथरूम में पिछली रात वसीला को गुस्ल दिया गया था और थोड़ी देर के लिए आने वाली हर जगह अपनी यादें छोड़कर चली गई थी। अगर ऐसा न होता तो वह पिछली रात की तमाम बातें ख्वाब समझकर भूल जाने की कोशिश करता, मगर अब यह नामुमकिन नजर आ रहा था। वसीला उसके दिलो दिमाग पर अपना एक अनमिंट नक्श छोड़ गई थी। वो गुस्ल से फारिग होकर खाने के लिए कमरे से बाहर आ गया।
उसी वक्त उसके बेतकल्लुफ़ दोस्त पहुंच गए। ऐसे बेतकल्लुफ़ दोस्त जो एक दूसरे के राजदार थे, शराब और शबाब के साथी थे। शराब को पानी की तरह पीते थे, औरत को कहानी की तरह पढ़ते थे और भूल जाते थे। फिर वो कैसे बर्दाश्त करते कि चंद घंटों के लिए आई हुई वसीला को याद करके समर आहें भरता रहे। क्या दुनिया में औरतों की कमी है? उन्होंने समर का मजाक भी उड़ाया और तसल्ली भी दी। यार, मजनू और फराज से रिश्ते ना जोड़ो। औरत सिर्फ एक रात की कहानी होती है और कहानी सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है। ज्यादा दिलचस्प हुई तो दोबारा पढ़ ली जाती है, फिर उसकी जगह एक नई आ जाती है। तुम्हारी जिंदगी में भी एक नहीं 1000 आएंगी। मर्द के पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, जवानी और दौलत, और ये दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं। फिर गम किस बात का है? दोस्तों के सामने मुंह बसूल कर रहना वाकई हिमाकत थी, लिहाजा वो जबरन मुस्कुराने लगा। उनके दरमियान शराब की बोतलें खुल गईं, ताश के पत्ते फेंटे जाने लगे, लतीफ़ा गोई शुरू हो गई। हर लतीफ़े पर कह कह गूंजने लगे। ताश की बाजियां जमती गईं। शराब का नशा बढ़ गया। जब तमाम दोस्त रुखसत हुए तो आधी रात गुजर चुकी थी। समर ने इतनी पी ली थी कि उनके जाते ही बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। फिर उसे इतना होश न रहा कि वो किसी वसीला के मुताल्लिक सोचता। किसी को भूलने का यही तरीका बेहतर था, शराब और दोस्तों की महफिल। वो दिन को दोस्तों में और रात को शराब के नशे में खुद को गुम करने लगा। उसके यहाँ आए हुए रिश्तेदार एक एक करके रुखसत हो गए थे। सिर्फ नरगिस और उसकी माँ रह गई थीं। समर हयात इस दौरान लड़कियों से कतराता रहा। पहले जो नफरत बीवी के रिश्ते से थी, अब पराई लड़कियों के आर्जी रिश्ते से वही नफरत होने लगी। आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ रहने वाली और मोहब्बत के झूठे दावे करने वाली लड़कियां उसके मिजाज पर गरां गुजरती थीं। अब उसे हिमाकत का एहसास हो रहा था। पहले वो बीवी को बेवफा कहता था, जो शौहर को बुरे वक्तों में छोड़कर चली जाती है। अब वो लड़कियां बेवफा नजर आती थीं, जो उसकी दौलत की चमक दमक देखकर अपने जिस्मों को सस्ता कर देती थीं। उसके डैडी ने अपने आखिरी खत में ठीक ही लिखा था कि बीवी का रिश्ता गलत नहीं होता, बल्कि हम बीवी बनाने के लिए किसी लड़की का इंतखाब करते वक्त धोखा खा जाते हैं। वसीला का इंतखाब उसने सोच समझ कर नहीं किया था, बल्कि वो इत्तफाकन उसकी ज़िंदगी में आ गई थी, और ऐसी आई थी कि दुनिया से जाने के बाद भी दिल से नहीं जाती थी। वो खुद को दोस्तों में और शराब के नशे में कब तक गुम कर सकता था? उसे किसी ऐसी जीवन साथी की ज़रूरत थी जो वसीला की कमी पूरी कर देती। नरगिस में कुछ ऐसी खूबियाँ थीं, अगर नहीं भी थीं तो उन दिनों उसमें कुछ खूबियाँ नजर आ रही थीं, क्योंकि इतनी बड़ी कोठी में वही आते जाते निगाहों के सामने रहती थी और बड़ी खामोशी से उसकी तवज्जो को पुकारती रहती थीं। एक रात वो दोस्तों के साथ पीने के बाद अपनी कोठी में आया तो नरगिस उसका इंतजार कर रही थी। उसने समर को देखते ही कहा, मैं तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी रहती हूँ और तुम बाहर खाकर आ जाते हो। क्या तुम मेरे मुताल्लिक कभी नहीं सोचते? शराब का नशा, रात की तन्हाई और फरियाद करती हुई एक जवान लड़की। समर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारे मुताल्लिक नहीं सोचता था, अब सोचता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। आओ, मैं किसी होटल में खाकर नहीं आया, तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगा। वो खुशी से खिल गई। उसने समर की गर्दन में बाहें डालकर कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तुम ज्यादा नशे में तो नहीं बोल रहे हो? मैं शराब के नहीं, तुम्हारे नशे में बोल रहा हूँ। आओ। वो उसकी कमर में हाथ डालकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। मेज के करीब पहुंचकर नरगिस ने कहा, तुम यहां बैठो, मैं अभी रोटियां लेकर आती हूं। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। किचन में उसकी मां मौजूद थी। उसने बेटी को देखते ही कहा, मैंने सब सुन लिया है, बस ये अच्छा मौका है। खाने के दौरान शादी की बात छेड़ देना। जितनी जल्दी फैसला हो जाए उतना ही अच्छा है, वरना वो फिर बहक जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं उनसे निमट लूंगी। आप जल्दी से सालन गर्म कर दीजिए। माँ सालन गर्म करने लगी। बेटी दूसरे चूल्हे पर रोटियां सेकने लगी। थोड़ी देर के बाद वो गर्मा गर्म सालन और रोटियां लेकर समर के पास आ गई और उसके पास बैठती हुई बोली, किसी के लिए रातों को जागने और उसके साथ बैठकर खाने में कितना मजा आता है, ये एक औरत ही जानती है। समर ने उसका हाथ थाम कर कहा, हाँ नरगिस, मैं चाहता हूं कि इस घर में कोई मेरा इंतजार करने वाली और मुझसे मोहब्बत करने वाली एक हस्ती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नरगिस का जी चाहा कि खुशी से लिपट पड़े, मगर ऐसे वक्त शर्माना जरूरी होता है, इसलिए वो सर पर आंचल रखकर शर्माती हुई बोली, मैं तो तुम्हारी कनीज हूं। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूं, ये मेरा दिल ही जानता है। तुम बैठे क्यों हो? खाते क्यों नहीं हो? क्या खाऊं?
इतना सा सालन है, मैं खाऊंगा तो तुम भूखी रह जाओगी। ऐसा करो, अंडे का ऑमलेट बनवा लो। ठीक है, वो उठती हुई बोली। तुम खाते रहो, मैं अभी ऑमलेट बनाकर लाती हूँ। वो खुशी से दौड़ती हुई किचन की तरफ चली गई। समर रोटी तोड़कर खाने लगा। दूसरे लुक़मे में पता चला कि सालन फीका है। उसने सोचा कि नरगिस को आवाज़ देकर थोड़ा सा नमक लाने के लिए कहे। फिर वो खुद ही उठकर किचन की तरफ जाने लगा। ड्राइंग रूम से निकलकर कॉरिडोर से गुजरता हुआ वो किचन के करीब आकर रुक गया। अंदर से फुप्पी की आवाज़ आ रही थी। वो नरगिस से कह रही थी, जब वो शादी के लिए कह रहा है तो तुम्हें फ़ौरन ही शादी की तारीख पक्की कर लेनी चाहिए थी। तुम नहीं जानती, कल कला को वो किसी दूसरे के हत्थे चढ़ गया तो करोड़ों की जायदाद तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। मैं बच्ची नहीं हूं अम्मी कि अब समर को ढील दूंगी। आप देखती रहिए कि मैं किस तरह उन्हें अपनी मुट्ठी में रखती हूं। समर का सर चकराने लगा। अच्छा, तो माँ बेटी सासबास कर रही हैं। नरगिस मुझसे नहीं, मेरी जायदाद से शादी करना चाहती है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से वापस हो गया। उसका रुख डाइनिंग रूम की तरफ नहीं, अपनी ख्वाबगाह की तरफ था। ख्वाबगाह में पहुंचकर उजड़ी हुई सेज को देखकर और उस अलमारी को देखकर वसीला की याद एक तीर की तरह सीने में चुभ गई। कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी? क्या जो बीवियां अपाहज होती हैं वही काबिल एतमाद होती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर अंसारी और वकील इबादत मिर्ज़ा की भी बीवियां हैं जो वफादार हैं और अपने शौहरों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। दरअसल एक दौलतमंद अच्छी बीवी तलाश नहीं कर सकता। वो इसी उलझन में रह जाता है कि बीवी बनने वाली औरत उसे चाहती है या उसकी दौलत को। वो वसीला की याद ताज़ा करने के लिए अलमारी के पास आ गया और उसे खोलकर रेशमी मलबूसात देखने लगा। देखते देखते उसे किसी कमी का एहसास हुआ। कुल 4 जोड़े थे। उनमें से फिरोजी रंग की शलवार और कमीज गायब थी। उसने अलमारी के निचले खाने में देखा, वहां चप्पल का एक जोड़ा नहीं था। कौन ले जा सकता है? कौन ये अलमारी खोल सकता है? इस घर में एक नरगिस ही थी। कोई मुलाजमा इस अलमारी को खोलने की जरूरत नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से तिलमिलाने लगा। उसी वक्त नरगिस उसे आवाजें देती हुई वहां आ गई। समर, तुम यहां क्यों आ गए? मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाकर लाई हूं। मुझे भूख नहीं है। तुम ये बताओ, इस अलमारी से वसीला के कपड़े किसने निकाले हैं? मैं क्या जानूं? मैंने तो अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया है। तुम झूठ कहती हो। मेरे कमरे में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आता है। यहां एक जोड़ी चप्पल भी नहीं है। तुम्हारी कसम समर, मैं कुछ नहीं जानती। वसीला की चप्पल मेरे पैरों में नहीं आ सकती। मैं उसे लेकर क्या करूंगी? तुम ये जानते हो कि मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है और मैं कभी दूसरी लड़कियों के कपड़े नहीं पहनती। समर हैरानी से अलमारी की जानिब देखने लगा। नरगिस ने जो भी कहा था वो दुरुस्त था। नरगिस के पांव बड़े थे। वसीला की चप्पल उसके लिए बेकार थी और वो एक जोड़ा कपड़े ले जाकर समर को शिकायत का मौका नहीं दे सकती थी। फिर वो तमाम चीजें ले जाने वाली कौन है? कौन आई थी यहां? नरगिस ने उसके करीब आकर कहा, कितने अफसोस की बात है कि तुम मामूली चीजों के लिए मुझ पर शुबा कर रहे हो। मैं कपड़ों की नहीं, तुम्हारी मोहताज हूं। समर अलमारी की जानिब मुंह किए गुमसुम खड़ा था। उसकी निगाहों के सामने वसीला जिंदा हो गई थी और फिरोजी रंग का लिबास पहने उसे मुस्कुराकर देख रही थी। अपनी खामोश निगाहों से कह रही थी, मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। कोई दूसरी लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। मैंने तुम्हारा मर्ज दूर किया है। मैं तुम्हारी मसीहा हूं। वो बेख्तियार बुड़बुड़ाने लगा। मसीहा? कहाँ हो तुम? नरगिस ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। मैं यहां हूं समर। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें जहनी परेशानियों से निजात दिलाऊंगी। जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। कल परसों, जितनी जल्दी हो सके। मुझे शरीके हयात बना लो। मैं बीवी बनकर तुम्हारी ऐसी खिदमत। बीवी? समर के जहन को झटका सा लगा। बुरे वक्तों में छोड़कर जाने वाली बीवी? नफरत का अलाव जहन में खौलने लगा। मेरी करोड़ों की जायदाद से शादी करने वाली बीवी? उसका सर चकराने लगा। वसीला, तुम कहां हो? मैं डूब रहा हूं। वो नरगिस की बाहों के हल्के से फिसलता हुआ फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। पहले तो वो हैरानी से उसे देखती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बेहोश हो गया है। फिर वो उस पर झुककर आवाज़ें देने लगी। समर, मजाक ना करो। शादी मजाक नहीं है। हमें संजीदगी से बातें करनी चाहिए। उठो समर। वो आवाज़ें देती रही। उसकी माँ भी कमरे में दौड़ी चली आई। अब नरगिस छल्लाकर कह रही थी, मैं नहीं मानती कि तुम बेहोश हो गए हो। ये कैसे हो सकता है? वसीला से शादी करते वक्त तुम होश में रहे। तुम्हारी टांगें मफलूज ना हुई। मैंने शादी की बात की है तो तुम ये ढोंग रचा रहे हो। तुम मक्कार हो। तुम्हें कुछ नहीं होता।
तुम फजूल सी बीमारी का बहाना करके किसी को बीवी बनाने से कतराते रहते हो। उसकी मां ने टपट कर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? फजूल चीखे जा रही हो? ये सचमुच बेहोश हो गया है। जाओ डॉक्टर अंसारी को फ़ोन करो, उनसे कह देना कि वही पुराना मरज़ है, इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत पड़ सकती है। नरगिस ने बेयकीनी से समर की जानिब देखा, फिर झुंझला कर पाँव पटकती हुई फ़ोन करने चली गई। 20 मिनट के बाद जब डॉक्टर वहाँ पहुँचा तो समर होश में आ गया था, लेकिन उसकी दोनों टांगें आर्जी तौर पर मफलूज हो गई थीं। मुलाजिमों ने उसे फर्श से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। डॉक्टर ने उसकी ज़बानी तमाम वाक़या सुनने के बाद कहा, मैं समझ रहा था कि वसीला से शादी करने के बाद तुम्हारी ये नफसियाती बीमारी दूर हो गई है, लेकिन तुम बीवी के नाम से फिर बिदकने लगे हो। वो इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाने के इंतजामात करने लगा। समर ने कहा, मैं मजबूर हूं डॉक्टर, मैं जानबूझकर इस मरज़ में मुब्तला नहीं होता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि वसीला वापस आ जाए या उसकी जैसी बीवी मिल जाए। जिसे मुंतखब करता हूं वो धोखेबाज साबित होती है। ये फजूल बातें हैं, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती। तुम जहनी तौर पर बीमार हो, किसी लड़की को बीवी के रूप में देखना नहीं चाहते। हाँ, ऐसी लड़की जो बीमार हो, अपाहज हो और जो तुम्हारी ख्वाबगाह में आकर दम तोड़ दे, तुम उसे बीवी बना सकते हो। वसीला को भी तुमने इसलिए कबूल किया था कि वो एक जिंदा लाश थी। बुरा ना मानो तो कहूं, तुम सिर्फ एक मुर्दा सुहागन के खाविन बन सकते हो। समर हयात ने आंखें बंद कर लीं। वो मुर्दा सुहागन उसके तसव्वुर में मुस्कुरा रही थी। हाँ, वो मुर्दा हो या जिंदा, वही उसके दिल का सुकून और जिंदगी की राहत है। डॉक्टर की बात उसे पसंद आई। ठीक है, वो एक लाश से मोहब्बत करता है, मगर मोहब्बत तो करता है। उसने आंखें खोलकर डॉक्टर को देखा और पूछा, डॉक्टर, क्या वाकई वसीला का आधा जिस्म फालिज सदा था? हाँ, मैंने बतेरा इलाज किया मगर फ़ायदा ना हुआ। तुम्हारा केस उससे मुख्तलिफ है। आर्जी तौर पर एक शदीद जहनी झटके से मफलूज होते हो, इसलिए तुम्हारा इलाज मुमकिन है, लेकिन वसीला जैसी मरीज़ा का इलाज मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में तुम्हें एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी कस्बे में एक उधेड़ उम्र का फालिज सदा आदमी रहता था। उसका आधा जिस्म बेकार था, नाकाबिल इलाज था। एक रोज़ उस इलाके में ज़बरदस्त बारिश हुई। बादल गरजते रहे, बिजलियाँ चमकती रहीं। जहाँ उसका मकान था वहाँ से 100 गज के फासले पर बिजली गिरी। आसपास के दरख्त जल गए। दूर दूर तक उस बिजली की तेज़ आंच महसूस की गई और वो मफलूज शख्स मौजज़ाती तौर पर सेहतियाब हो गया। वज़ाहिर ये एक मौजज़ा था, लेकिन इस वाक़े ने डॉक्टरों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिजली की महदूद लहरों से इंसानी जिस्म के बाज़ बेहिस हिस्सों को हसास और मुतार्रिक किया जा सकता है। ये तुम्हारी बेहिस टांगों को जो बिजली के झटके पहुँचाए जाते हैं, ये तरीक़ा इलाज उसी वाक़े के बाद दरियाफ्त हुआ है। डॉक्टर कह रहा था और वो सुन रहा था, लेकिन उसका ख्याल कहीं और था। इंसानी जिस्म बरक़ी लहरों को किस तरह कबूल करता है, ये उसके सोचने समझने की बात नहीं थी। उसकी निगाहों के सामने अलमारी थी और वो अलमारी वाली के मुताल्लिक़ सोच रहा था। डॉक्टर उससे रुखसत हुआ तो रात के 3 बज गए थे। उसके जाते ही वो भी थकन के बाइस जल्द ही सो गया। सुबह 10 बजे आंख खुली। वो बिस्तर से उठकर हस्बे मामूल वॉशरूम में आ गया। वक्ती तौर पर वो सब कुछ भूल गया था, नरगिस की साजिशी मोहब्बत को, अपनी बीमारी को और वसीला को। लेकिन वॉशरूम में पहुंचकर मैले कपड़ों की बास्केट पर उसकी नजरें गईं तो एकदम से वसीला दिल और दिमाग पर छा गई। मैले कपड़ों के ढेर पर फिरोजी रंग की शलवार, कमीज और दुपट्टा रखा हुआ था। वो तेजी से चलता हुआ बास्केट के पास आया और उन कपड़ों को उठाकर देखने लगा। वो लिबास पहना गया था और मैला होने के बाद वहां लाकर रख दिया गया था। जिसने भी उसे उतार कर रखा था वो उसके बजाय दूसरा लिबास जरूर पहनकर गई होगी। ये ख्याल आते ही वो तकरीबन दौड़ता हुआ अलमारी के पास आया। उसे खोलकर देखते ही उसके ख्याल की तस्दीक हो गई। एक हैंगर में से गुलाबी रंग का सूट गायब था। चप्पल की जोड़ी जो गायब हो गई थी वो वापस आ गई थी और दूसरी जोड़ी गायब हो गई थी। वो हैरानी से अलमारी को घूरता रहा और सोचता रहा। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, अलबत्ता बालकोनी का रास्ता खुला था। बालकोनी से एक जीना नीचे बागीचे तक गया था। उस जीने का रास्ता बंद करने के लिए उसे उस दरवाजे को बंद करना पड़ता था जो बालकोनी की तरफ खुलता था, मगर वो दरवाज़ा हर रात खुला रहता था ताकि बाहर की ठंडी और ताज़ा हवा आती रहे। चोरी चकारी का डर नहीं था क्योंकि चौकीदार तमाम रात जागता रहता था। आज तक कोई इस रास्ते से कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। चौकीदार भी बरसों का पुराना वफादार मुलाजिम था। उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो रातों को ड्यूटी देने के बजाय सो जाता है या किसी औरत को महज इसलिए आने देता है कि वो एक जोड़ा कपड़ा और चप्पल पहनकर यहाँ से चली जाए।
और फिर ईमानदारी से वापस लाकर रखते। चौकीदार पर एतमाद होने के बावजूद उससे पूछना जरूरी था। घर में चोरी हो तो हर मुलाजिम से बासपुर्स की जाती है। उसने दरवाज़ा खोलकर मुलाजिम को आवाज़ दी और उससे कहा कि फजलू चौकीदार को बुला कर ले आए। कमरे के वस्त में पलंग बिछा हुआ था। पलंग की दूसरी जानिब एक सिंगार मेज दीवार से लगी हुई थी। वो कमरे में वापस आकर सिंगार के सामान को देखने लगा। जो औरत कपड़े और चप्पल ले जा सकती थी वो सिंगार का सामान भी इस्तेमाल कर सकती थी। वैसे तमाम सामान वहाँ मौजूद था। वहाँ एक कंघी चुगली खा रही थी कि उसे इस्तेमाल किया क्या है। कंघी के दांतों में कितने ही सुनहरे बाल उलझे हुए थे। वो कंघी को उठाकर गौर से देखने लगा। नरगिस, उसकी माँ, घर की मुलाजमा, सबके बाल सियाह थे। सुनहरे बालों वाली सिर्फ एक ही दोशीज़ा कभी यहाँ आई थी और वो वसीला थी। समर हयात का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिछले 2 हफ्तों से इस घर में सुनहरे बालों वाली कोई औरत नहीं आई थी। फिर वो सुनहरे बाल कहाँ से आकर इस कंघी में उलझ गए? वो देख रहा था और सोच रहा था, और जितना सोच रहा था उतना ही उसका इस्तराब बढ़ता जा रहा था। इस्तराब इसलिए कि वो अपनी सोच को जबान पर नहीं ला सकता था। वो किसी के सामने अपना ख्याल जाहिर करता तो लोग उसे दीवाना और खपती कहते। थोड़ी देर बाद फजलू चौकीदार आ गया। समर ने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद पूछा, क्या तुम तमाम रात जागते हो? जी हाँ मालिक, मैं सारी रात कोठी का चक्कर लगाता रहता हूँ। तुम झूठ बोलते हो। यहाँ इस कमरे में कोई औरत आया करती है। अगर तुम ईमानदारी से ड्यूटी देते तो वो जीने के रास्ते कभी यहाँ ना आती। चौकीदार का मुंह हैरत से खुल गया। उसकी बूढ़ी आंखों में बेचैनी और धीमा धीमा सा खौफ झलक रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, कोई औरत? क्या 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 आपने देखा है? देखा नहीं है, मगर समझ रहा हूं कि कोई यहाँ आती है, और यह भी समझ रहा हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम जिस तरह सहमे हुए हो, इससे जाहिर होता है कि बरसों की वफादारी के बाद तुम में बेईमानी आ गई है। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, मैं बेईमान नहीं हूं। मैंने आपका नमक खाया है। मैं बेईमानी नहीं कर सकता, मगर जो कुछ इन बूढ़ी आंखों ने देखा है उसे जबान से नहीं कह सकता। कहूँगा तो आप समझेंगे कि बुढ़ापे से मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया है। आप मुझे नौकरी से हटा देंगे। आप खुद ही सोचिए, वो इस कमरे में आती हैं। आप यहाँ मौजूद होते हैं मगर उन्हें नहीं देख सकते। पता नहीं आप उस वक्त सोते हैं या जागते हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? किसे देखा है तुमने? बेगम साहिबा को। कौन बेगम साहिबा? वही आपकी दुल्हन, हमारी मालकन। समर हयात धप से पलंग के सिरे पर बैठ गया। उसका दिल बेख्तियार धड़क रहा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। वो चौकीदार को एक टुक देखे जा रहा था और चौकीदार कह रहा था, मालिक, उनकी रूह भटक रही है। कोई 10-11 दिन पहले की बात है। मैं रात को ड्यूटी दे रहा था, वहां नीचे सीढ़ियों के पास से गुजर रहा था। तब मैंने एक औरत को दूर से आते हुए देखा। मैंने सोचा आपकी कोई मिलने वाली है, करीब आएगी तो पूछ लूंगा। जब वो करीब आई तो मैं घबरा गया। वो मालिकन थीं। मैंने उनका आखिरी दीदार किया था। उनकी प्यारी प्यारी सूरत को कभी नहीं भुला सकता था। मैंने उन्हें पहचान लिया। वो मालिकन थीं। मैं ताज्जुब से उन्हें देखता रहा। दिल में खौफ था या न जाने क्या बात थी कि मैं उस वक्त गूंगा बन गया। न बोल सकता था, न सुन सकता था, सिर्फ उन्हें देख सकता था। वो जिनके जनाजे को मैंने कांधा दिया था, जिनकी कब्र पर मैंने अपने हाथों से मिट्टी डाली थी, वो दोबारा कब्र से उठकर नहीं आ सकती थीं। मरने वाले कभी वापस नहीं आते। अलबत्ता उनकी रूहें आती हैं जो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन मालिकन को मैं अपनी बूढ़ी धुंधलाई आंखों से देख रहा था। समर हयात दूर बालकोनी की तरफ देखते हुए बुड़बुड़ाया, वो वसीला है, मेरी वसीला। खुदा ने उसे फिर एक बार जिंदगी अता की है। नहीं मालिक, ये कैसे हो सकता है? मैंने डॉक्टर बाबू से सुना है कि उनका आधा जिस्म बेकार था। वो चल फिर नहीं सकती थीं। वो बहुत बीमार थीं। डॉक्टर बाबू उनसे मायूस हो गए थे। मगर मैं जिन्हें देखता हूं वो बीमार नहीं हैं, अपाहज नहीं हैं, क्योंकि रूहें बीमार और अपाहज नहीं होती। मैंने अपने बूढ़ों से सुना है, उन्हें दुनिया की कोई बीमारी छूकर नहीं गुजरती। वो मालिकन है, मेरी सुहागन मालिकन, जो सुहाग की एक रात भी गुजार न सकें। उनकी रूह एक खुशी के लिए भटक रही है, इसीलिए वो यहाँ आपके कमरे में आती हैं। समर हयात के दिल से एक टीस उठी। सुहागन की आरज़ू, उसकी खुशी जो एक खाविन से मिल सकती थी, नहीं मिली। आखिरी वक्त वो मोहब्बत के 2 बोल बोलने के बजाय उस पर तंज करता रहा। अब उसे अपने जुल्म और उसकी मजलूमियत का शदीद एहसास हो रहा था। अब ये तस्लीम करना पड़ता था कि उसकी रूह भटक रही है। जो रेशमी मलबूसात वो अपाहज जिंदगी में नहीं पहन सकती थी, अब पहन रही है। समर ने कहा था कि वो अपने से करवट बदलकर आईने में अपनी सूरत भी नहीं देख सकती।
वो उसी आईने के सामने बैठकर कंघी करती है। अपनी मफलूज जिंदगी में वो कभी सैंडल या चप्पल पहनकर नहीं चल सकती थी। अब चप्पलें बदल बदल कर पहनती है और न जाने कहाँ से भटकती हुई आती है और चली जाती है। वो यकीनन भटकने वाली रूह है। किसी इंसान का जिस्म कब्र की तह से उठकर नहीं आ सकता। वो पलंग के सराहने टेक लगाए बैठा था और अपनी बदनसीबी या लाइल्मी पर कुढ़ रहा था। वो यहाँ आती रहती है और वो उसके दीदार से अब तक महरूम है। वो एक रूह से बातें नहीं कर सकता था, उसे एक कलेजे से लगाकर सीने की आग नहीं बुझा सकता था, लेकिन उसे देखकर निगाहों की प्यास तो बुझा सकता था। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे बातें करते हो? नहीं मालिक, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक रूह से बातें कर सकूं। वो खामोशी से आती हैं, कुछ देर इस कमरे में रहती हैं, फिर इसी तरह खामोशी से चली जाती हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऐसी नेक रूहें किसी को नजर आ जाएं तो उसकी किस्मत जाग जाती है। इसीलिए मैं मालिकन को देखते ही अपना सर झुका लेता हूँ। हाँ, तुम्हारी किस्मत जागेगी। अगर मैंने तुम्हारी मालिकन को एक बार भी देख लिया तो तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि तुम्हारा बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। तुम ये बताओ कि वो रात को किस वक्त आती हैं? वो कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, कोई एक वक्त नहीं है, कभी 12, कभी 1 और कभी 2 बजे। कल रात को वो 4 बजे आई थीं। तुमने किसी से मालिकन का जिक्र किया है? जी नहीं। आजकल कौन ऐसी बातों पर यकीन करता है? जो भी सुनता वो यही कहता कि बुढ़ापे में सठिया गया हूं। ठीक है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। आज तमाम रात मैं जागूंगा और तुम्हारी मालिकन का इंतज़ार करूंगा। अब तुम जाओ। वो सलाम करके वापस चला गया। समर ने रिस्ट वॉच को देखा। 11:30 बजे थे, यानी अभी दिन ख़त्म होने और रात आने में 8.5 घंटे बाकी थे। वो आधा दिन उसके लिए पहाड़ बन गया। वो कहाँ जाए, कैसे वक्त गुजारे? वक्त गुजारने के लिए दुनिया जहाँ की तफरीहात थी, मगर वो क्लबों, होटलों और दोस्तों से दूर रहना चाहता था। उसने उठकर गुस्ल किया, फिर कपड़े तब्दील किए और नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आ गया। नरगिस वहाँ बैठी चाय पी रही थी। उसे देखते ही गुस्से से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम दूसरी लड़कियों को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। मैं खूब समझती हूँ, तुम सिर्फ लड़कियों की इज्जत से खेलना चाहते हो। जहाँ शादी की बात आती है वहाँ पट से बेहोश हो जाते हो। मैं इतनी सस्ती नहीं हूं कि तुम शादी का लालच देकर मेरी इज्जत से खेल सको। समर हयात ने उसे हिकारत से देखकर कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? अगर आज से पहले तुम्हारी जबान से ये बात निकलती तो मैं तुम्हें बता देता कि तुम्हारी इज्जत कितनी सस्ती है। लेकिन आज मुझे किसी का इंतज़ार है। मैं अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पर ले जा रहा हूँ जहाँ गुनाह की तारीकी नहीं होती। इसलिए जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मुझे गुनाहगार बनने के लिए चैलेंज ना करो। वो ऊँ कहती हुई मुंह फेर कर चली गई। समर हयात का मूड बिगड़ गया था। वो नाश्ता किए बगैर कोठी से बाहर आया और कार में बैठकर यूं ही वक्त गुजारी के लिए निकल गया। 2 बजे तक वो शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर कार दौड़ाता रहा। 2 बजे के बाद उसने एक छोटे से होटल में खाना खाया, करीबी पेट्रोल पंप से कार की टंकी फुल करवाई और फिर तफरी के लिए आगे चल पड़ा। वो बार बार अपनी रिस्ट वॉच में वक्त देखता जा रहा था। 4 बजे वो ये सोचकर कोठी की तरफ मुड़ गया कि बाकी वक्त अपने कमरे में गुजारेगा। लेकिन वापसी में एक बार के करीब से गुजरते वक्त दोस्तों की कारों ने रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? एक दोस्त ने पूछा। हम तुम्हारी कोठी से आ रहे हैं। साहब बहादुर का पता ही नहीं चलता कि किस दुनिया में रहते हैं। तमाम साथी अपनी कारों से उतरकर उसकी कार के अतराफ जमा हो गए। एक और साथी ने कार का दरवाज़ा खोलकर कहा, चलो बाहर आओ, आज कॉकटेल पार्टी है। आज मुझे मुआफ़ कर दो, समर ने आजिज़ी से कहा। अभी 6 बजे एक साहिब से मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर सकूंगा। साहिब से नहीं, किसी साहिबा से अपॉइंटमेंट कहो। भाई हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अभी 4 बजे हैं, 6 बजे तुम चले जाना। दूसरे साथी ने कहा, हाँ समर, आज अपने बाकर ने रेस में लंबी रकम जीती है। इस खुशी में हम उसी का कबाड़ा कर रहे हैं। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हमेशा के लिए शिकायत रह जाएगी। ये कहकर उसके 2 साथियों ने उसे पकड़कर कार से बाहर खींच लिया। समर जानता था कि इन शैतानों से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। उसने कहा, ठीक है चलता हूं, मगर वादा करो 6 बजे से पहले छोड़ दोगे। अरे वादा वादा। वो सब बार में दाखिल हो गए। ऑर्डर की तामील हुई, बोतलों के मुंह खुल गए, मुख्तलिफ शराबें एक दूसरे में हल होने लगीं, पैक बनने लगे। पार्टी देने वाले बाकर ने कहा, समर, हम कुल 7 अफराद हैं, तुम हर एक के हाथ का बनाया हुआ एक एक पैक पी लो। जिस वक्त 7 पूरे होंगे तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी। समर ने घड़ी देखी, 1.5 घंटे बाद रात जागने वाली थी और वो आने वाले किसी वक्त भी आ सकती थी। वो जल्दी जल्दी शराब के घूंट भरने लगा।
जॉनी वॉकर वाइट लेबल, वाइट हॉर्स और वॉट 69 से बना हुआ कॉकटेल था। 4 पैक के बाद ही नशा बुरी तरह बोलने लगा। पीने की रफ्तार सुस्त हो गई। एक ने कहा, यार अपना समर बड़ी जल्दी ठुस हो गया। समर ने मेज पर हाथ मारकर कहा, यू डर्टी फूल, कौन कहता है कि मैं आउट हो गया हूं? मुझे गिनती याद है। बनाओ 5वां पैक। 5वां, फिर 6ठा। 7वें पैक तक पहुंचते पहुंचते 9 बज गए। समर ने झूमते हुए अपना हाथ उठाकर कलाई की घड़ी देखी तो घड़ी घूम रही थी, कांटे भी घूम रहे थे। साली ये घड़ी जल्दी जल्दी भाग रही है। अब मैं जाऊंगा, मेरी वसीला आने वाली है। बाकर ने हंसते हुए कहा, वाह रे मजनू, अब तक अपनी लैला को भुला ना सका। दोस्तों तुम सब यहां ठहरो, मैं इसे घर तक छोड़कर आता हूं, वरना ये अपनी कार किसी दुकान या मकान के अंदर ले जाएगा। बाकर उसे सहारा देकर बार से बाहर ले गया। कार में बैठकर रास्तों से गुजरते वक्त वो नशे में बुड़बुड़ाता रहा और वसीला को याद करता रहा। बाकर ने उसकी कोठी के पोर्च में कार रोककर उसे उतार दिया और कहा, तुम्हारी कार लेकर जा रहा हूं, सुबह पहुंचा दूंगा। ओके, गुड नाइट। वो कार लेकर चला गया। समर हाथ हिलाता हुआ बरामदे में आ गया। गुड नाइट। ड्राइंग रूम में डॉक्टर बैठा हुआ नरगिस की मां से बातें कर रहा था। समर को लड़खड़ाता देखकर वो समझ गए कि उसने बहुत ज्यादा पी ली है। डॉक्टर ने कहा, मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, लेकिन तुम तो नशे में धुत हो। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि जरा कम पिया करो, लेकिन तुम समझना नहीं चाहते। उसने झूमते हुए कहा, मैं समझता हूं, बस थोड़ी सी पी है, थोड़ी सी। मैं नशे में नहीं हूं। बाय द वे, वक्त क्या हो गया है? मेरी घड़ी का कांटा तेजी से घूम रहा है। डॉक्टर ने अपनी घड़ी देखकर कहा, 9:15। ओह, फिर तो वसीला आ गई होगी। वसीला? डॉक्टर, नरगिस और उसकी मां पहले तो हैरान हुए, फिर अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। वो नशे में बुड़बुड़ा रहा था। डॉक्टर ने नागवारी से कहा, तुम हमेशा मुर्दों को याद करते रहोगे, कभी अपनी डैडी को और कभी वसीला को। अकल से काम लो, जिंदा इंसानों से रिश्ते जोड़ो। वो जीने तय करते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, वो जिंदा लड़कियों से बेहतर है। वो मरने के बाद भी मेरे कमरे में आती है, आज भी मेरे कमरे में आएगी। वो तीनों सर उठाए उसे देख रहे थे। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो डॉक्टर ने कहा, मैं इसके लिए फ़िक्रमंद हूं। ये दिन ब दिन दिमागी तौर पर कमज़ोर होता जा रहा है। शराब इसे और कमज़ोर बना रही है। आज ये नशे की हालत में वसीला को अपने कमरे में देख रहा है। कुछ दिनों बाद इसका जहन ऐसा मफलूस हो जाएगा कि ये दीवानों की तरह वसीला का जलवा देखेगा। खुदा इसके हाल पर रहम करे। ठीक है, मैं चलता हूं, फिर किसी वक्त आकर इसे समझाऊंगा। ये कहकर वो रुखसत हो गया। नरगिस ने ऊपरी मंजिल की तरफ नागवारी से देखकर कहा, इडियट, मैं ऐसे पागल को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। आई हेट हिम। वो भी अपने कमरे में चली गई। उसकी मां तन्हा सोफे पर बैठी सोचती रही कि बेटी की जुल्फों से जंजीर बनाकर उस पागल को जरूर असीर करना होगा, वरना कोई दूसरी आ गई तो मां बेटी को इस कोठी में पनाह भी नहीं मिलेगी। समर हयात लड़खड़ाता हुआ दीवार का सहारा लेता हुआ किसी तरह कमरे में पहुंच गया। बगैर किसी सहारे के खड़े रहना और अपना तवाजुन बरकरार रखना महाल होता रहा। वो बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। गिरते ही सर चकराने लगा। उसने दोनों आंखें बंद कर लीं। उसकी अजीब हालत थी। जहन में वसीला समाई हुई थी। वो उसे देखना चाहता था, लेकिन नशा उस पर गालिब आ रहा था। उसे होश से बेगाना कर रहा था, ताकि वो वसीला तो क्या खुद को भी भूल जाए और सो जाए। तकिए पर से सर ढलकने लगा तो उसने चौंक कर आंखें खोल दी। उसे महसूस हुआ जैसे वो बहुत देर से आंखें बंद किए पड़ा था, शायद सो गया था। उसने सर उठाकर देखा। निगाहों के सामने दीवारें एक तरफ खिसकती हुई मालूम हो रही थीं। वो अलमारी भी घूम रही थी और वो बालकोनी खाली नहीं थी। वो शायद वही थी। हाँ, वही थी। चांद उसके पीछे रोशन था और उसके आगे नीम तारीकी थी। चेहरा वाज़े तौर से नजर नहीं आ रहा था। हवाएं सनसना रही थीं, या फिर समर के दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। वो समझ रहा था कि ये बेचैन रूह की सिसकियां हैं। वो कुछ समझ रहा था और बहुत कुछ नहीं समझ रहा था। शराबी हमेशा दावे करता है कि वो होश में है, लेकिन उसकी बेनाम होशमंदी उसे फरेब देती रहती है। वैसे ये दुरुस्त है कि वो बालकोनी में मौजूद थी। उसकी पुश्त पर दुपट्टे का एक सिरा हवा के दोष पर लहरा रहा था। वो दूर कमरे में पलंग पर पड़े हुए शराबी को देख रही थी। कमरे में जीरो पावर की नीली खाब आवर रोशनी एक धुन की तरफ फैली हुई थी।
जब वो बालकोनी से कमरे में आई तो उसका चेहरा वासे हो गया। समर गहरे नशे के बावजूद उसे पहचान रहा था। हालांकि अब भी उसका सर घूम रहा था। कमरे की हर चीज घूम रही थी और वो आने वाली भी कई बार मौत के मुंह से घूम कर आई थी। वो पहचान रहा था, लेकिन उसके इस्तकबाल के लिए उठ नहीं सकता था। जिस्म दिमाग के कंट्रोल में नहीं था और दिमाग नशे से धुआं हो रहा था। उसकी आंखें बंद होना चाहती थीं, लेकिन वो जबरन देखने की कोशिश कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पलंग के पाइती के पास आ गई। गुलाबी रंग के लिबास और गुलाबी गुलाबी चेहरे पर हल्की नीली रोशनी अजीब दिलकशी पैदा कर रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी और होंठों पर हल्का सा तबस्सुम था, यूं जैसे महबूब की गुर्बत से मुस्कुरा रही हो और करीब आकर दूर रहने पर उदास हो रही हो। समर ने उसे मुखातिब करने के लिए उसका नाम लेना चाहा, उसे करीब बुलाना चाहा। उसने लड़खड़ाई हुई जबान से कुछ जरूर कहा था, लेकिन क्या? वो बुड़बुड़ा कर रह गया। ये खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो जरा और करीब आ गई, अपने सीने पर हाथ रखकर कुछ कहने लगी। उसके रस भरे होंठ लरस रहे थे। वो कह रही थी, मगर उसकी गुफ्तगू आवाज से महरूम थी या समर के कान समाज से महरूम थे। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। आखिरी बार आंखें बंद होते हुए उसने इतना ही देखा कि वो उसके करीब पलंग के सिरे पर बैठ गई थी। आखिरी बार होश की दुनिया से जाते जाते उसने महसूस किया कि वो उसका सर सहला रही है, अपनी मखरूती उंगलियों से उसके बालों में कंघी कर रही है। फिर उसके बाद तारीकी, गहरी नींद और खर्राटे। फिर रात गुजर गई। बालकोनी से धूप अंदर आई तो उसकी आंख खुल गई। चंद लम्हों तक नींद का खुमार रहा। वो आंखें खोले बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर हड़बड़ाकर उठ बैठा। कभी बालकोनी की तरफ और कभी कमरे में इधर उधर देखने लगा। जिसे वो तलाश कर रहा था वो नहीं थी। कमरा उसके वजूद से खाली था और वीरान बालकोनी धूप में चल रही थी। वो ख्वाब था या हकीकत? नहीं, वो एक हकीकत थी। वो मदहोश था, मगर मदहोशी में भी उसने वसीला को पहचाना था। वो आई थी, यकीनन आई थी। वो उठकर अलमारी के पास गया और उसे खोलकर देखने लगा। कपड़े जूं के तूं थे, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। वो सिंगार मेज के करीब आया। वहां भी उसकी आमद का कोई सबूत नहीं था। वॉशरूम में भी वही फिरोजी रंग का सूट था जो पिछले दिनों से पड़ा हुआ था। वो आई थी, शायद नहीं आई थी। उसने वाकई देखा था या नशे की हालत में उसकी आंखें उस सुहागन की चलती फिरती तस्वीर बनाती रही थीं। वो उलझन में पड़ गया। उसने चौकीदार को बुलाकर पूछा, कल तुम्हारी मालिकन आई थीं? जी नहीं, कल वो नहीं आई थीं। आई थीं, उसने पांव पटक कर कहा। मैंने तुम्हारी मालिकन को देखा है कि इस वक्त ड्यूटी पर आए थे। 11 बजे कोठी के मुलाजिम सो जाते हैं। मैं हमेशा ठीक 11 बजे आता हूं, मगर कल मैंने उन्हें नहीं देखा। अजीब बात है मालिक, जब मैं उन्हें देखता हूं तो आप उन्हें नहीं देखते, और जब आप देखते हैं तो वो मुझे नजर नहीं आती हैं। वो सोच में पड़ गया। वाकई अजीब सी बात है। अब तक वो चौकीदार को नजर आती रही, और जब मैंने उसे देखा तो वो चौकीदार की नजरों से रूपोश हो गई। ये क्या भेद है? वो सोचता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। चौकीदार उसे खामोश देखकर कमरे से बाहर चला गया। वो फोन के पास आकर बैठ गया और रिसीवर उठाकर डॉक्टर अंसारी के नंबर डायल करने लगा। हेलो डॉक्टर, मैं समर हयात बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी किसी मुर्दा इंसान की रूह देखी है? नहीं, ऐसी चीज़ें जाहिलों और अहमकों को नज़र आती हैं। ऐसा ना कहें डॉक्टर, मैं जाहिल नहीं हूँ, अहमक नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से वसीला की रूह को अपने कमरे में चलते फिरते देखा है। क्या तुम अभी तक नशे में हो? मैं पूरे होशो हवास में हूँ। आप यकीन करें, मैंने जिसे देखा है वो वसीला की रूह है। अगर आप कहते हैं कि रूहें नज़र नहीं आती, तो फिर वो खुद वसीला है। उसे फिर एक बार जिंदगी मिल गई है। वो कब्र से वापस आ गई है। कब्र से नहीं, तुम्हारी खोपड़ी से तुलू हो गई है। समझ में नहीं आता कि तुम्हें मुर्दों से इतनी गहरी मोहब्बत क्यों हो जाती है। अगर यही तुम्हारा हाल रहा तो तुम कभी किसी लड़की को शरीक हयात नहीं बना सकोगे। हमेशा एक मुर्दा सुहाग का तसव्वुर करते रहोगे और बहलते रहोगे। तुम ऐसे जहनी मरीज बनते जा रहे हो समर, जिसका निकाह किसी जवान औरत की लाश से पढ़ाया जा सकता है, किसी जीती जागती लड़की से नहीं। डॉक्टर ने रिसीवर रख दिया। समर हेलो हेलो कहता रह गया, मगर उस दीवाने की हेलो सुनने वाला कोई ना था। वो रिसीवर रखकर सोचने लगा, क्या मैं दीवाना हूं? डॉक्टर जैसे समझदार तजुर्बेकार लोग मुझे दीवाना ही कहेंगे। ऐसा दीवाना जो किसी जिंदा लड़की को बीवी नहीं बना सकता, वसीला जैसी जिंदा लाश से निकाह पढ़ा सकता है और उसके मरने के बाद उससे मोहब्बत कर सकता है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया।
डॉक्टर से बातें करने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि वो वाकई अब तक एक अहमक की तरह सोच रहा था। इस साइंसी दौर में रूह के मुताल्लिक सोचना हिमाकती नहीं, पागलपन भी है। पिछली रात उसने जो कुछ भी देखा था वो नज़र का फरेब था या नशे की कारफरमाई थी। ये सच है, शराबी हमेशा दावे करता है कि वो होश में है, मगर नशा उसे बेवकूफ़ बनाकर महबूबा के नित नए जलवे दिखाता रहता है। समर ने कुछ सोचकर फिर रिसीवर उठाया और डॉक्टर के नंबर डायल करने के बाद बोला, हेलो डॉक्टर, बार बार आपको परेशान करने की माफ़ी चाहता हूँ। इस बार मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि मैं आपकी बातों से किसी हद तक कायल हो गया हूँ। मैं आपकी बात तस्लीम कर रहा हूँ, आप भी मेरी एक बात मान लें। मेरी दरख्वास्त है कि आज की रात आप मेरे कमरे में गुजारें। डॉक्टर की हंसी सुनाई दी। उसने पूछा, क्या वसीला की रूह से मुलाकात कराओगे? आप मेरा मजाक ना उड़ाएं, सिर्फ एक रात के लिए यहाँ आ जाएं, प्लीज़। ठीक है, इस शर्त पर आऊँगा कि आज तुम शराब को हाथ नहीं लगाओगे। मैं वादा करता हूँ कि आज शराब का एक कतरा भी मेरे हलक में नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। समर ने इत्मीनान का सांस लेकर रिसीवर रख दिया। अब डॉक्टर की बारी थी। उसे अपनी इल्मियत के बावजूद आज रात कायल होना था। वसीला की रूह समर के कमरे में आती है, ज़रूर आती है, और आज भी आएगी। समर के कमरे में नीली ख्वाब आवर रोशनी फैली हुई थी। डॉक्टर एक इजी चेयर पर तराश था। उसके करीब ही दूसरी कुर्सी पर समर बैठा हुआ था। उसकी नज़रें बार बार बालकोनी की तरफ भटक रही थीं और डॉक्टर सिगरेट के कश लेता हुआ समर को तंजिया नज़रों से देख रहा था। 2 बजे उसने जमाही लेते हुए समर से कहा, मेरे अपने कुछ उसूल हैं। मैं वक्त पर खाता हूँ और वक्त पर सोता हूँ, मगर तुम्हारी वजह से अब तक जाग रहा हूँ। बस थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए, वो आती ही होगी, ज़रूर आती होगी। वो नागवारी से बोला, मैं सो रहा हूँ, वो आए तो मुझे जगा देना। उसने खुशामद की, नहीं डॉक्टर, प्लीज़ जागते रहिए, उसके आने का वक्त हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप सो जाएं और जब मैं जगाऊं तो आप नींद भरी आंखों से उसे देखें। ऐसे वक्त सच्चाई भी ख्वाब व ख्याल मालूम होते हैं। डॉक्टर ने जवाब देने के बजाय दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। 3:30 हो गए तो उस पर झुंझलाहट पड़ गई। समर भी मायूस हो रहा था, मगर एक उम्मीद उसे जागते रहने की दरख्वास्त कर रही थी। 5 बजे अजान होते ही डॉक्टर का पारा चढ़ गया। वो कुर्सी से उछलकर बोला, नॉनसेंस, जहालत की हद होती है। तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा शख्स किसी रूह को देखने के लिए रात भर जागे और दूसरों को भी जगाए, उसे बिलाशुबा पागल ही कहना चाहिए। कहाँ है वो चौकीदार का बच्चा? मैं अभी तुम दोनों से समझता हूँ। वो बालकोनी में जाकर चौकीदार को आवाज़ें देने लगा। समर हयात अहमकों की तरह दीदे फैलाए बालकोनी की तरफ देख रहा था और अपनी हिमाकत पर झुंझला रहा था। कहाँ की रूह, कैसी रूह? कभी किसी तालीम याफ्ता और ज़हीन इंसान ने आज तक किसी रूह को नहीं देखा है। फिर वो कैसे देखता और डॉक्टर को दिखाता? चौकीदार जैसे ही कमरे में आया, डॉक्टर ने गरज कर पूछा, क्या तुमने रूह देखी है? जी नहीं, आज वो नहीं आई। डॉक्टर एकदम से बिफर गया। उल्लू के पट्टे, तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी रूह देखी है? तुम समर को इसलिए अहमक बना सकते हो कि ये जहनी मरीज है। मैं मरीज नहीं हूं। यहाँ कोई मुलाजमा या तुम्हारी कोई सगी बालकोनी के रास्ते से आती होगी जिसने कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने, वो वसीला के कपड़े पहनकर अपनी मुसर्रत पूरी करती होगी। और तुम रात के चौकीदार, तुम उसे यहाँ आने देते हो और समर को समझाते हो कि यहाँ वसीला की रूह आती है। चौकीदार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं झूठ नहीं बोलता डॉक्टर बाबू, मालिक ने भी उन्हें देखा है। बकवास मत करो, तुम्हारा मालिक नशे में था। सुबह तुमने जो बात उसे समझाई, रात को नशे की हालत में उसने वही ख्याली रूह देखी। मैं तुमसे ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता। अगर तुम यहाँ मुलाजमत करना चाहते हो तो उस औरत को हाजिर करो जो वसीला के कपड़े पहनती है, वरना तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी। जाओ यहाँ से, गेट आउट। चौकीदार ने इल्तिजा आमेज नज़रों से देखा। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन डॉक्टर को गुस्से में देखकर चुपचाप वहाँ से चला गया। डॉक्टर ने समर की जानिब पलट कर कहा, और समर, तुम क्या हो? ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम मुर्दा परस्त हो। अगर एक बार फिर तुम्हारी शादी किसी लाश से कर दी जाए और वो लाश उस बिस्तर पर लाकर रख दी जाए जिस पर वसीला की लाश थी, तो तुम वसीला को भूल जाओगे और उस नई नवेली लाश से मोहब्बत करने लगोगे। तुम में वो मर्दानगी नहीं है जो एक मर्द को जीती जागती सेहतमंद बीवी की तरफ ले जाती है। तुम में वो मुर्तनी है जो एक जवान लड़की की लाश तक पहुंचाकर तुम्हें मर्द बनाती है। कुछ और वजाहत सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम बजाते खुद एक जिंदा लाश हो, ऐसी लाश जो अपनी डैडी की लाश से मोहब्बत करती है, ऐसी लाश
जो वसीला की लाश को आज भी अपनी सेज पर देखती है। जाओ अब किसी दूसरी लाश को कहीं से उठा लाओ और उसके साथ रात गुजारो। यही तुम्हारा मुकद्दर है। खुदा के लिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर वो गुस्से से पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। उस वक्त समर की हालत अजीब सी थी। पहले तो इस हिमाकत का उसे एहसास हुआ कि वो एक जाहिल चौकीदार की सतह पर आकर किसी रूह के मुताल्लिक सोचता रहा और ये न समझ सका कि कोई दूसरी औरत वहां आकर वसीला की चीज़ें इस्तेमाल कर सकती है। हिमाकत के बाद निदामत का एहसास हुआ कि वो एक बाउसूल और मसरूफ डॉक्टर को वो तमाम रात जागते रहने पर मजबूर करता रहा, उसे झुंझुलाहट में मुब्तला करता रहा, उसकी नींद खराब की और उसका कीमती वक्त भी बर्बाद किया। लेकिन डॉक्टर जाते जाते जो बातें कह गया था वो पत्थर की तरह उसके दिमाग में लग रही थी। तुम क्या हो? तुम एक मुर्दा परस्त हो। डॉक्टर की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। फिर एक बार तुम्हारी शादी किसी लाश से कर दी जाए और वो लाश इस बिस्तर पर रख दी जाए, तुम वसीला को भूल जाओगे और नई नवेली लाश से मोहब्बत करने लगोगे। आवाज़ की गूंज में समर ने बिस्तर की जानिब देखा तो वहां एक ख्याली लाश नजर आने लगी। किसी अजनबी लड़की की लाश थी। वो बहुत अच्छी थी, उसमें बड़ी दिलकशी थी। वो लाश उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो लाश की जानिब बढ़ने लगा। डॉक्टर उसके कानों में बोल रहा था, जाओ अब किसी दूसरी लाश के साथ रात गुजारो, यही तुम्हारा मुकद्दर है। वो करीब पहुंचा तो ख्याली लाश गायब हो गई। वो बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा। दूसरी लाश मुर्दा परस। वो तकिए को दबोच कर यूं भंभोड़ने लगा जैसे दूसरी लाश को जबरन महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने झल्लाकर तकिया दूर फेंक दिया। ये तकिया है, मगर यहां एक दूसरी लाश होनी चाहिए। मैं मुर्दा परस्त हूं। डॉक्टर ने कभी मेरे मुताल्लिक गलत राय कायम नहीं की। उसका यह ख्याल भी दुरुस्त है। मैं खुद को समझा रहा हूं। मुझे एक लाश की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है मुझे एक लाश की जो मेरी इस सूनी सेज को आबाद कर दे, जो मेरी वसीला की कमी पूरी कर दे। कहाँ से मिलेगी ऐसी लाश? कहाँ मिलेगी? वो वहशत से आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर यूं देखने लगा जैसे लाश खुद ही चलकर उसके पास आ जाएगी। उस वक्त उसे देखकर कोई भी यकीन से कह सकता था कि वो सहनी मरीज है। डॉक्टर ने भी सितम किया था कि ठोस दलाइल से उसे मुर्दा परस्त साबित कर गया था और वो कमज़ोर दिमाग का आदमी तस्लीम कर रहा था कि उसे सिर्फ एक लाश से ही मोहब्बत हो सकती है और जब तक उसकी सेज पर दूसरी लाश नहीं आएगी वो वसीला को नहीं बुला सकेगा। वो बेचैनी से करवटें बदल रहा था। कभी उठकर बैठ रहा था, कभी उठकर टहल रहा था, बार बार बिस्तर की जानिब देखते हुए किसी ख्याली लाश को वहां सुला रहा था और वसीला को भुला रहा था। असल मसला भुलाने का था। डॉक्टर ने कहा था कि कोई नई नवेली आएगी तो वो वसीला को भूल जाएगा। उसे भुलाना ज़रूरी था, वरना वो जब भी शराब पीता वसीला उसकी नशीली दुनिया में चली आती। उसे नहीं आना चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरी लाश आनी चाहिए। सोच सोच कर उसके दिमाग में ऐसा धुआं भरने लगा कि वो बौखलाकर कमरे से निकल गया, कोठी से बाहर आ गया। बाहर कड़ी धूप थी, सूरज सर पर आ रहा था। वो कार में बैठकर कोठी से दूर निकल गया। उसे कहाँ जाना है वो नहीं जानता था। वो वहां जा सकता था जहां उसका पागलपन ले जाता। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद जब उसने कार रोकी तो उसके सामने कब्रिस्तान का फाटक खुला हुआ था। वहां तक वो खुद नहीं आया था, वो सिर्फ ड्राइव कर रहा था और उसकी दिमागी कमजोरी उसे रास्ता बता रही थी। वो कार से उतरकर कब्रिस्तान के इहाते में दाखिल हो गया। दरख्तों की छांव में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। वो भी चल रहा था, अपने आसपास फैली हुई कब्रों को देख रहा था और ऐसा सुकून महसूस कर रहा था जैसे अपनों में चला आया हो। वहाँ कितनी ही सारी कब्रें थीं, कितनी सारी लाशें थीं। अगर वहाँ से कोई ताज़ा लाश मिल जाती तो सारी थकन और ज़हनी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती। वो चलते चलते रुक गया। एक कब्र के सराहने गत्ते पर लिखा हुआ था, वसीला बेगम ज़ौजा समर हयात। वो गत्ते का कदबा शायद वसीला का भाई लगा गया था। समर हयात खड़ा सोचता रहा कि वहाँ क्यों आया है। इस कब्र में तो वसीला की सिर्फ हड्डियाँ रह गई होंगी और कोई दूसरी ताज़ा लाश उसे मिल नहीं सकती। कौन ऐसा पागल है जो एक पागल की आरज़ू पूरी करने के लिए उसे इजाज़त देगा कि जाओ अपनी पसंद की एक लाश उठा कर ले जाओ। वो सर झुकाकर कब्रिस्तान के बाहर आ गया और कार में बैठकर फिर भटकने लगा। 1 घंटे बाद उसकी कार एक अस्पताल के अहाते में थी और वो उस मुर्दा खाने की तरफ जा रहा था जहां मरने वालों को इस इंतज़ार में रखा जाता है कि उनके रिश्तेदार आकर ले जाएंगे। ऐसी जगह किसी बदनसीब लावारिस लड़की की लाश मिल सकती थी, मगर समर बदनसीब था।
उस रोज़ मुर्दा खाना खाली पड़ा था। उस रोज़ किसी लावारिस लड़की ने ना मरने की कसम खा ली थी। वो झुंझला कर वापस हो गया और एक बार फिर आकर पीने बैठ गया। नाकामी, मायूसी, सूनी सेज को एक लाश से सजाने की पागल आरज़ू और शराब का जहर सब मिलकर जिस्म के अंदर लावे की तरह खौलने लगे। बार में आने जाने वाली लड़कियां मुस्कुरा रही थीं। उनकी मुस्कुराहटें कह रही थीं कि आओ हमें कत्ल कर दो, एक लाश तैयार हो जाएगी। वो वहशत ज़दा नज़रों से उन्हें देख रहा था, मगर किसी मचलते हुए जिस्म को लाश में तब्दील नहीं कर सकता था। वहां से लाश ले जाने से पहले ही पुलिस उसे हवालात में ले जाती। वो नशे की हालत में कोठी पहुंचा तो रात की तारीखी फैल चुकी थी। नरगिस जीना तय करती हुई ऊपरी मंजिल से आ रही थी। समर जीने पर कदम रखते वक्त उससे टकरा गया। वो बिगड़ कर बोली, नशे में लड़खड़ा रहे हो या खामखा टकरा कर लिफ्ट हासिल करना चाहते हो? मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूं कि समर, मुझे दूसरी लड़कियों की तरह अहमक न समझना। उसने झल्ला कर कहा, हाँ हाँ, तुम बहुत चालाक हो। उसी से शादी करोगी जो करोड़ों की जायदाद तुम्हारे कदमों में रखेगा। हाँ, कभी सूरत देखी आईने में? मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती। अम्मी मामू जान के यहाँ गई हुई हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई बात बढ़े। वो तनतनाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वो भी बुड़बुड़ाता हुआ अपने कमरे में आ गया। फिर अपने बिस्तर की जानिब देखते ही उसके कदम रुक गए। अभी वो नरगिस को जीने पर देख कर आया था और अब उसी नरगिस की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई नजर आ रही थी। दूसरी लाश। वो नरगिस से नफरत करता था, लेकिन उसकी लाश पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसने सोचा ही नहीं था कि नरगिस भी लाश बनकर उसकी सेज पर आ सकती है। खुशी से उसकी बाँछें खिल गईं। वो खुशी थी या वहशत थी? दांत पर दांत जमे हुए थे, आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं, बदन यूं थरथरा रहा था जैसे कोई दरिंदा शिकार पर छपटने वाला हो। वो आ सकती है, इस सेज पर आ सकती है। वो तेजी से चलता हुआ अपनी अलमारी के पास आया। घर में शिकार मौजूद हो तो उसे शिकार करने में जहमत उठानी नहीं पड़ती। उसने अलमारी खोली और फिर दराज खोलकर रिवॉल्वर निकाल लिया। उसे रिवॉल्वर से हलाक करने का इरादा नहीं था, क्योंकि खून में लुथड़ी हुई लाश उसे पसंद नहीं थी। वो सिर्फ उसे धमकी देकर यहां लाना चाहता था और यहां लाकर उसका गला घोंटना चाहता था। ना गोली चलेगी, ना आवाज होगी। बड़ी खामोशी से एक लाश तैयार हो जाएगी। वो रिवॉल्वर लेकर लड़खड़ाता हुआ सीने पर आया। कोठी में सन्नाटा था। मुलाजिम जा चुके थे। नरगिस ने बताया था कि उसकी माँ मामू जान के यहाँ गई हुई है। हर तरफ से रास्ता साफ था। इस बात का खदशा नहीं था कि कोई उसके रास्ते में दीवार बन जाएगा। वो ड्राइंग रूम से गुजरता हुआ कॉरिडोर में आ गया। नरगिस का कमरा खुला हुआ था। वो मेज पर झुकी हुई कुछ लिख रही थी। समर ने अपने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर को देखा, फिर दोनों हाथ पुष्ट पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर उसे देखा। समर ने सर्द लहजे में कहा, मेरे बेडरूम में चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारी जर खरीद हूं कि वहां जाऊंगी? मैं एक बात पूछता हूं, जाओगी या नहीं? नहीं। वो रिवॉल्वर वाला हाथ सामने ले आया। वो सहम कर खड़ी हो गई। तो तुम नशे में हो? अरे गोली चल जाएगी, इसे सामने से हटाओ। दो में से कोई एक चलेगी। गोली चलेगी या तुम चलोगी? बोलो, सीधी तरह चलती हो? हाँ हाँ, चलती हूं। समर ने आगे बढ़कर उसके एक बाजू को जकड़ लिया और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया। समर प्लीज, तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैं ऐसा नहीं था। मैं भी समझना चाहता हूं कि मुझे क्या हो गया है। तुम वसीला की जगह लोगी तो शायद मेरी समझ में आ जाएगा। वसीला की जगह? मैं तो पहले ही कह चुकी हूं कि मुझसे शादी कर लो। मैं वसीला की कमी पूरी कर दूंगी। मैं उसी की कमी पूरी कर रहा हूं। वो ऊपरी बरामदे से गुजर रहे थे। बेडरूम के पास आकर वो रुक गई। समर ने उसे धक्का दिया। उसे लेता हुआ दरवाजे पर आ गया, लेकिन कमरे के अंदर ले जाते ही वो दोनों ठिठक गए। दोनों की आंखें हैरत से फैल गई थीं। वो पलंग की जानिब देख रहे थे। फिर नरगिस ने घबराकर एक चीख मारी और वापस कमरे से भागती चली गई। खाबगाह की सूनी सेज पर वसीला की लाश पड़ी हुई थी। मुर्दा सुहागन अपनी सेज पर वापस आ गई थी। वो कफन में नहीं थी, गुलाबी रंग के सूट में थी। आधा दुपट्टा उसके सीने पर था और आधा पलंग के किनारे झूल रहा था। समर के हाथ से रिवॉल्वर गिर पड़ा। उसने एक उंगली दांतों के दरमियान रखकर होले से चबाई। नहीं, वो ख्वाब नहीं देख रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब नहीं देख रहा है तो उसने फौरन ही दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर दौड़ता हुआ बालकोनी की तरफ खुलने वाले दरवाजे के पास आया। उसे भी बंद कर दिया ताकि रूह कहीं भाग ना जाए। फिर उसे ख्याल आया कि रूह तो बंद दरवाजों से भी बाहर जा सकती है।
वो कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, कहीं नशे में तो नहीं है? वो नशे में था, लेकिन होश में भी था। वो आंखों से अच्छी तरह देख रहा था और अच्छी तरह समझ रहा था कि वसीला की रूह वापस आ गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता पलंग की पाइंती के पास आ गया। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। फिर उसने आहिस्तगी से उसके पांव को छू लिया। रूह ठोस नहीं होती, उसका बदन ठोस लाश की तरह था। लाश वापस आई थी और बिल्कुल पहली जैसी हालत में सीधी अकड़ी पड़ी थी। उसने आगे बढ़कर आवाज दी, वसीला। वो उसके करीब बैठ गया, उसके चेहरे पर झुक गया। मुर्दा परस्त एक लाश से मोहब्बत कर सकता था। उसने बड़े इस्तराब से अपने होंठ लाश के होंठों पर रख दिए। रस भरे होंठों में बड़ी चासपियत थी। समर के होंठ जरा और चस्प हो गए। जरा बर्फ पिघलने लगी, जरा सांसें तेज हो गई। जिंदगी से जिंदगी टकरा गई और वसीला ने अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन में हमाइल कर दी। दीवाना होश में नहीं था कि वसीला की बाहें उसे जकड़ रही हैं। कौन कहता है कि वो मुर्दा परस्त है? वो तो उस मोहब्बत के लिए भटक रहा था जो वसीला उसके दिलो दिमाग पर नक्श कर गई थी। इस मोहब्बत के लिए वो कब्रिस्तान गया, अस्पताल के मुर्दा खाने तक पहुंचा, जिंदा नरगिस को मुर्दा नरगिस के रूप में लाना चाहा। अगर वसीला वहां ना होती, अगर नरगिस लाश में तब्दील हो जाती, तो वो हमेशा के लिए मुर्दार खाने वाला गिद्ध बन जाता। मोहब्बत आड़े आ गई, मौत की आगोश से निकलकर महबूब की आगोश में पहुंच गई। क्या ये मुमकिन है कि मनो मिट्टी की तह में दफन हुई औरत दोबारा सुहाग की सेज पर आ जाए? मौत से जिंदगी की तरफ वापस आने का कोई रास्ता जरूर मिल गया होगा, कोई ऐसा खुफिया रास्ता जो अभी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी समर को समझने की फुर्सत नहीं थी। जिसकी उसे तलाश थी वो मिल गई थी। मुसलसल भूख के बाद अचानक खाना मिल जाए तो पहले पेट भरने की सोचती है, बाद में सोचा जाता है कि खाना गैब से कैसे पहुंच गया था। वसीला उसके सीने पर सर रखे हुई थी। समर जुल्फों की छांव में सांस ले रहा था और सोच रहा था कि वो अब तक किसी नशे में रहा है। अब तो वो नशे में नहीं है और पूरे होशो हवास में उसे अपनी आगोश में महसूस कर रहा है और समझ रहा है कि वो रूह नहीं है, लाश नहीं है, उसकी जीती जागती शरीक हयात है। उसने जुल्फों से खेलते हुए कहा, वसीला, तुम्हें पाकर भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मुझे मिल गई हो। तुम वाकई जिंदा हो ना? हाँ, मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं खुद हैरान हूं कि मैं जिंदा कैसे हो गई। मेरी बीमारी क्या हुई? मेरा अपाहजपन कहाँ गया? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। इंसान तो बहुत दूर तक सोच लेता है, मगर मशीयत एजदी तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, ये तो ठीक है, मगर दोबारा जिंदगी पाते ही तुमने ये तो समझ लिया होगा कि कब्र से कैसे निकल आई थी। कब्र से? नहीं, मैं कब्र में नहीं थी। मैं खुले आसमान के नीचे पड़ी थी। बादल गरज रहे थे, मैं बारिश से भीग रही थी। मेरे आसपास दूर दूर तक पुख्ता और शिकस्ता कब्रें नजर आ रही थीं। दूर जरा ऊंचाई पर एक जनाजा चल रहा था। बारिश का पानी उसे बुझा रहा था। आग बुझ रही थी और धुआं फैल रहा था और जनाजे के इधर उधर जली हुई लाशें पड़ी हुई थीं। मैं दहशत के मारे चुपचाप जमीन पर पड़ी बारिश में भीग रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूं। अभी तो मैं सुहाग की सेज पर बीमार पड़ी थी और अभी कब्रिस्तान कैसे पहुंच गई। फिर मैं उठकर बैठ गई। अपने जिस्म से लिपटे हुए कफन को देखकर समझ में आया कि मैं मर गई थी, जैसे पहले भी एक बार मर चुकी थी। कुदरत मेरे साथ अजीब मजाक कर रही है। बंदे समझते हैं कि मैं मर जाती हूँ, खुदा समझाता है कि जिंदगी की हरारत मेरे अंदर कहीं छुपी रहती है और जब तक मेरे अंदर एक चुटकी हरारत भी बाकी रहेगी, दुनिया का कोई डॉक्टर मेरी मौत की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकेगा। मैं उस कब्रिस्तान में तन्हा बैठी नहीं रह सकती थी। दहशत से जान निकली जा रही थी, मगर जुर्रत से काम लेकर ही इस माहौल से निकल सकती थी। मैं गिरती पड़ती एक तरफ चल पड़ी। आगे इहाते की दीवार टूटी हुई थी। मैं उस रास्ते से कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मेरा दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन मैंने आपके मुताल्लिक नहीं सोचा कि आप मेरा बोझ उठाकर यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि उस रात आपने मुझसे शदीद नफरत का इजहार किया था। मैं सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ। खाविन को मुझसे नफरत है। मैं भाईजान के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे बदन पर लिबास नहीं था। सिर्फ एक कफन लिपेटकर आबादी की तरफ जाते हुए शर्म आ रही थी। फिर कब्रिस्तान से ज़रा दूर मुझे एक झुग्गी में पनाह मिल गई। वहाँ एक बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर अपनी बीवी के साथ रहता था। मेरी दास्तान सुनने के बाद वो मुझसे हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आए। बुढ़िया ने मुझे अपनी साड़ी पहनने के लिए दी। वो इस बात से खुश थी कि खुदा ने मुझे नई जिंदगी देकर उनकी पनाह में भेजा है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना उनका ईमान था। मैं उनसे ज़्यादा बातें न कर सकी।
कुछ दहशत से और कुछ बारिश में भीगने की वजह से मेरा बदन तप रहा था। ऐसा तेज बुखार था कि मैं बिस्तर पर गिरते ही होशो हवास से बेगानी हो गई। दूसरे दिन भी बुखार चढ़ता उतरता रहा। मैं बूढ़े बाबा को आप लोगों का पता न बता सकी। दूसरी रात में बातें करने के काबिल हुई। मैंने उनसे कहा कि एक सुहागन अपने खाविन के कदमों में रहना चाहती है, लेकिन वो मुझसे नफरत करते हैं। लिहाजा सेहतयाब होने के बाद मैं खुद उनके पास जाऊंगी और उनके कदमों पर सर रख कर मोहब्बत की भीख मांगूंगी। मैंने बूढ़े बाबा को अपने भाईजान का पता बताया और कहा कि वो भाईजान के सिवा किसी के सामने मेरा जिक्र ना करें, क्योंकि एक दफ़ा 15 मिनट की आर्जी मौत या सकते के बाद मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मुझे देखने के लिए लोगों का तांता बन गया था। कई दिन तक मैं लोगों के लिए तमाशा बन गई थी, लेकिन अब तमाशा नहीं बनना चाहती। लिहाजा वो सिर्फ भाईजान को यहाँ ले आए। दूसरी सुबह वो भाईजान के पास गए, मगर तन्हा वापस आ गए। मालूम हुआ कि भाईजान मेरी मौत के बाद उस घर से और मोहल्ले से बददिल हो गए थे और तन्हाई से घबराकर ये शहर छोड़कर चले गए हैं। अब एक ही सहारा था और वो आप थे। शाम को बूढ़े बाबा टैक्सी लेकर आए तो घबराए हुए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है। मैं परेशान हो गई कि पुलिस मुझे क्यों तलाश करेगी। बाबा पुलिस कार्रवाई की पूरी तफसील नहीं जानते थे और इस डर से उन्होंने किसी से तफसील नहीं पूछी कि कहीं किसी को शुबा ना हो जाए और वो यहाँ ना पहुँच जाएं। वो सिर्फ इतना ही जान सके कि कब्रिस्तान से कोई लाश गायब हो गई है जिसकी उन्हें तलाश है। बाबा इसलिए भी इस इंक्वायरी से दामन बचा गए कि वो इस गरीबी में थाने कचहरी के चक्कर लगाना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे जल्द अज जल्द आपकी पनाह में पहुंच जाना चाहिए। 2 दिन के बाद एक रात मैं यहाँ आई। मेरा ख्याल था कि चौकीदार मुझे रोकेगा, मगर वो मुझे मालिकन की हैसियत से पहचानता था और उस वक्त मुझे कोई भटकी हुई रूह समझकर खामोशी से पीछे हट गया था। मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा और बालकोनी के रास्ते यहाँ आ गई। आप शराब के नशे में बेखबर सो रहे थे। मैंने आपको आवाज़ें दी, झंझोड़ कर उठाने की कोशिशें की, मगर आप बुड़बुड़ा कर करवटें बदल लेते थे। मैं जब भी यहाँ आई आप नशे में मदहोश रहे। फिर मैं किसको अपने दिल का हाल सुनाती। यहाँ मेरा कोई नहीं है। मैं दुनिया वालों के लिए मर चुकी हूँ। अगर आप कबूल ना करते तो मैं सचमुच ही मर जाती। यही सोचकर मैं रातों को आती रही कि कोई मुझे न देखे, और जब आपकी दुनिया से भी चली जाऊं तो आप भी मुझे कभी न देख सकें। यहाँ आकर मैंने अब तक अपने 2 जोड़े इस्तेमाल किए हैं। बाबा मुझे यहाँ टैक्सी में पहुँचा कर जाते थे और 2 घंटे बाद वापस आकर ले जाते थे। 2 रात पहले मैं यहाँ ड्राइंग रूम के पास से गुजर रही थी कि आपकी आवाज़ सुनकर रुक गई। मैंने खिड़की से देखा, आप नरगिस का हाथ थाम कर कह रहे थे, हाँ नरगिस, मैं चाहता हूँ कि इस घर में कोई मेरा इंतज़ार करने वाली और मुझसे मोहब्बत करने वाली एक हस्ती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आपकी ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे यकीन हो गया कि आप मुझसे नफरत करते हैं और उस लड़की से मोहब्बत करते हैं। मैं दिल बर्दाश्ता होकर वहीं से उल्टे पांव लौट गई और घर आकर रोती रही। तमाम रात रोती और अपनी बदनसीबी पर कुढ़ती रही। बाबा ने समझाया, बूढ़ी माई ने समझाया कि मुझे हौसला नहीं हारना चाहिए। फिर मैंने भी सोचा कि मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे अपने हुकूक मांगने चाहिए। आपको किसी तरह दूसरी शादी से रोकना चाहिए। दूसरी रात में जल्दी ही यहाँ चली आई। उस वक्त रात के 10 बजे थे। चौकीदार ड्यूटी पर नहीं आया था। मैं यहाँ बालकोनी में आई तो आप पलंग पर लेटे हुए मुझे देख रहे थे। मुझे देखने से कुछ नहीं होता, पहचानने से सब कुछ होता है। उस रात आपने इतनी पी ली थी कि आंखें खोलकर देखने के बावजूद मुझे नहीं पहचान रहे थे। आपने मुझसे कुछ कहा था, मगर वो एक नशीली बुड़बुड़ाहट थी। एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया। मैंने आपसे बहुत कुछ कहा। मैंने आपसे सोना चांदी और ज़िंदगी का ऐशो आराम नहीं मांगा, सिर्फ आपके कदमों में जगह मांगी और इल्तिजा की कि आप दूसरी शादी ना करें। शायद मेरी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आप गहरी नींद सो गए। मैं देर तक वहां बैठी रही, आपका सर सहलाती रही और सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये फैसला करके चली आई कि कल रात आऊँगी और जब तक आप होश में आकर बात करने के काबिल नहीं हो जाएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन कल मैं न आ सकी। बाबा बीमार थे। मैं अकेली किसी दूसरी टैक्सी में आना चाहती थी, मगर बूढ़ी माँ ने समझाया कि जवान औरत का तन्हा जाना मुनासिब नहीं है। पता नहीं टैक्सी ड्राइवर किस क़िमाश का आदमी होगा। फिर ये कि बाबा मुझे बड़ी हिफाजत से यहाँ लाते ले जाते थे ताकि मुझ पर पुलिस वालों की नज़र ना पड़े। समर हयात ने मुस्कुरा कर कहा, और कल मैं यहाँ तमाम रात तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। मैं डॉक्टर के सामने साबित करना चाहता था कि तुम यहाँ आती हो। मुझे मालूम है
अभी मैं यहाँ आई तो चौकीदार ने पहली बार मुझे मुखातिब किया। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मालिकन खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लीजिए। डॉक्टर बाबू मुझे झूठा और बेईमान समझते हैं और मालिक से कहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में पागल हो गए हैं और इसी दीवानेपन में आपकी रूह को देखते हैं और आपको याद करते हैं। ये सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई कि आप मुझे याद करते रहते हैं। चौकीदार से बहुत सी बातें मालूम हुई। उसने ये भी बताया कि डॉक्टर आपको मुर्दा परस्त होने का ताना देते हैं और कहते हैं कि आप किसी लाश ही से मोहब्बत कर सकते हैं। मैंने सोचा कि आप मेरी ज़िंदगी में मुझसे नफ़रत करते थे, फिर मेरी मौत के बाद इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। यही देखने और समझने के लिए मैं एक लाश बनकर आपके पास आ गई। अब तुमने समझ लिया? हाँ। क्या समझा? वो उसके चेहरे पर झुक गया। यही कि आप मुझसे और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। समर ने उसके लबों पर मोहब्बत की मोहर सब्त कर दी। थोड़ी देर तक उनकी सांसें गुटमुट होती रहीं। फिर वसीला ने कहा, सरताज, कल सुबह मैं दुनिया वालों के लिए एक तमाशा बन जाऊंगी। अब की बार ये समझाना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कब्रिस्तान से कैसे वापस आ गई हूँ। समर सोचने लगा। बहुत देर तक बातें करते रहे। उसकी नई जिंदगी को मुख्तलिफ दलाइल की रोशनी में देखते रहे, मगर उनकी समझ में कुछ नहीं आया और न ही आइंदा किसी की समझ में आ सकता था। हाँ, इंसान इतना ही समझ सकता है जितना कि उसकी नज़र देख सकती है और दिमाग समझ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो इंसान के साथ साथ चलते हैं, जिन्हें वो देख नहीं पाता या देखता भी है तो उन्हें भूल जाता है। समर हयात और डॉक्टर अंसारी की ज़िंदगी में यही हुआ और बेचारी वसीला भी समझ ना सकी कि वो कफन में छुपने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। वही रात थी जब बादल गरज रहे थे, चारों तरफ क़यामत की तारीकी थी। पागल हवाओं की आवाज़ में तूफान गुर्रा रहा था और इस भयानक रात के कंधे पर वसीला का जनाजा जा रहा था। वो कौन फरिश्ते थे जो एक सुहागन को कांधा दे रहे थे? तारीकी में पहचाने नहीं जा रहे थे, मुखालिफ हवाओं की जद में चले आ रहे थे। बादलों ने गरज गरज कर पूछा, सोगवारों, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इतराती हुई बिजलियों ने अपनी रोशनी में उन्हें देखना चाहा, मगर दरख्तों के साए में उनके चेहरे छुपते रहे। फिर अचानक जलजले के झटके महसूस हुए। वही जलजला जो समर हयात की कोठी में भी आया था। वसीला की अलमारी के पट खुल रहे थे और बंद हो रहे थे और उधर जनाजे को छुपाने वाली चादर हवा में उड़ गई। जलजले से ज़मीन कांपी तो जनाजा बरदार के कदम भी डगमगा गए। उन्होंने संभलने की कोशिशें की, लेकिन जलजले का दूसरा झटका लगा और जनाजा कांधों से निकलकर ज़मीन पर आ गिरा। उसी वक्त एक कड़कदार आवाज़ के साथ बिजली गिरी, आसमान से तीर की तरह आई और सीधी ज़मीन के सीने में पेवस्त हो गई। लोगों की चीखें गूंजने लगीं। वसीला की लाश जनाजे से लुढ़कती हुई नशेब की तरफ जा रही थी। जनाजा चल रहा था और वो बारिश में भीगती लुढ़कती जा रही थी। उसे लाने वाले जलकर कोयला हो गए थे और वो लुढ़कती हुई एक मकाम पर आकर रुक गई थी और होले होले यूं सांस ले रही थी जैसे खालिक कायनात ने चुपके से कानों में कहा हो कि हो जा। बस वो हो गई। साइंस की रोशनी में इल्मुल हरकत और इल्मुल अब्दान के माहिरीन की अक्सरियत इस मशहूर वाक़े को याद रखती है कि कलकत्ता के एक शमशान घाट में एक चिता जलाई जा रही थी। चिता से जैसे ही शोले उठे, एक बिजली कड़कती हुई आसमान से आई। तूफानी हवा की जद में चिता की लकड़ियां बिखर गईं। मुर्दा लुढ़कता हुआ दूर चला गया और मौजसाती तौर पर सांस लेने लगा। वो कहानी नहीं थी कि नज़रअंदाज कर दी जाती। तहकीकात के बाद माहिरीन की अक्सरियत ने यह राय कायम की कि आग, हवा, पानी और बिजली के इम्तिजाज से एक मखसूस गैस पैदा होती है जो मुर्दा फेफड़ों को मुतासिर करने की खासियत रखती है, लेकिन ये गैस खुद ब खुद मुर्दा फेफड़े तक नहीं पहुंचती। मुर्दे का सांस लेना ज़रूरी है और मुर्दा सांस नहीं ले सकता। जैसे लोहार की बेजान धूकनी खुद ब खुद सांस नहीं लेती। लोहार के अमल से वो फूलती और पिचकती है, तब उसके अंदर हवा जाती है और खारिज होती है। वसीला के लुढ़कने के दौरान उसके पेट और सीने पर दबाव पड़ रहा था। मुर्दा जिस्म की गैस खारिज हो रही थी और बाहर की गैस दाखिल होकर फेफड़ों को मुतासिर कर रही थी। हाँ, अगर वो कब्र की तह में होती तो ये नामुमकिन था। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कब्र में दफन होने के बाद मुर्दा उठकर चला आया हो। वसीला कब्र में नहीं थी। पहले वो उस जनाजे में थी जिस पर सियाह चादर पड़ी हुई थी और जिस पर मुक़द्दस आयतें सफ़ेद धागों से काढ़ी गई थीं। उस वक्त कुछ लोग मौलवी के हुजरे के पास थे और कुछ हौस पर वज़ू कर रहे थे। पेट्रोमैक्स अपनी दूधियाई रोशनी के बजाय दम तोड़ते हुए शोले उगल रहा था। रात अंधेरी थी, मेहरबान थी और वहाँ बैठे हुए दो आदमियों ने वसीला को उस जनाजे में
और जुम्मन बीबी को उस जनाजे में मुंतकिल कर दिया। दरअसल पुलिस को वसीला की नहीं, मकतूला जुम्मन बीबी की तलाश थी।